अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। अच्छा, खबरों में कुछ खबरें कभी कभार हम ऐसी देखते हैं जो हम क्वेश्चन करना स्टार्ट हो जाते हैं, भी लोग ये कर रहे हैं। जैसे कि कल लाहौर से खबर आई, लाहौर के इलाके जौहर टाउन से, जहां शेर के हमले से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। अब आप सोच रहे होंगे शेर के हमले से शेर क्या कर रहा है? We are actually talking about तो a lion। हुआ क्या है कि एक फार्म हाउस या एक घर कह लीजिए, घर ही कह लीजिए या फार्म हाउस कह लें, क्योंकि ये एक इंतहाई गुंजान आबाद इलाका है लाहौर का। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज में वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि शेर साहब जो हैं वो दीवार फलांगते हैं, बाउंड्री वॉल फलांगते हैं, नीचे सड़क पे कूदते हैं और ज़ाहिर है जो राहगीर वहां मौजूद हैं उन पे हमला आवर हो जाते हैं, उन पे झपट्टा मार देते हैं। उसमें एक बेचारी खातून है, 2 बच्चे हैं, उसके बाद वो खातून जो है वो मतलब वो दौड़ लगाती हैं। तो और शेर साहब जो है ना वो शेर साहब एक्चुअली गलत नहीं थे। एक तो आपने साहब डाल दिया तो हम उनको कुछ गलत कह भी नहीं सकते, क्योंकि वो तो जंगली जानवर है। उसे क्या पता, उसको लाके एक मकान में, आप एक मकान में या फार्म हाउस या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, घर में आप उसको बंद कर दें। नेचुरली वो द फर्स्ट मोमेंट इट गेट्स, इट्स गोइंग टू गेट आउट। और ये भी नहीं कि वो कोई अटैक करने निकला हुआ है, दैट इज इट्स नेचर, दैट इज द ओनली थिंग इट नोज। एंड इर्द गिर्द दुनिया फिर रही है जी बड़े आराम से, तो शायद उसके बातचीत करने का तरीका भी होगा। तो इट इज नॉट द फॉल्ट ऑफ द शेर। हाउएवर ये कौन लोग हैं जो आज भी शेर जैसा जानवर अपने घरों में रख रहे हैं? मतलब ये कोई स्टेटस सिंबल है, ये कोई टिकटॉक कंटेंट है, ये मतलब क्या है? अगर है तो प्लीज मतलब गेट ओवर इट। ये बहुत 1990s है अब। एग्जैक्टली हाँ, पहले भी चले जाओ इससे। और अभी भी ऑब्वियसली ऑनलाइन तो हम देखते हैं लोगों ने इस किस्म के जानवर वगैरह रखे हुए हैं। जिसने घरों में रिहायशी अपने इलाकों में रखे हुए हैं वो गलत है। मोहल्ले वालों को चाहिए, एंड इट इज आल्सो इलीगल। हाँ, इट इज अनलॉफुल। मोहल्ले वालों को चाहिए कि उनकी शिकायत करें और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एंड अब ये पता लग रहा था कि वो शेर लेके बंदा गायब है। मतलब प्लीज इसको पेट ना समझें, ये पेट नहीं हो सकता। पेट कुछ और चीज होती है, वाइल्ड एनिमल कुछ और होता है। थोड़ा सा डिफरेंशिएट करें, जाएं कुत्ता बिल्ली कुछ ले आए और घर में रख लें। शेर तो इट इज सो अनलॉफुल। आई होप कि इसके ऊपर फिर कोई मुकदमा कुछ हुआ इसके बाद, श्योर कोई कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ रही होगी। इस पे हम फॉलो अप करेंगे और पूछेंगे कि भाई ये जो पकड़ा, ये जो शेर जिस बंदे का है वो पकड़ा गया या नहीं पकड़ा गया। अच्छा, टीमें आपको जल्दी से बता दें कि शेर की बरामदगी और मालिक की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही हैं। बाय द वे हम आपको अपडेट कह रहे हैं, शेर नहीं मिल रहा। और FIR के लिए कार्रवाई का आगाज भी कर दिया गया है। और शेर के हमले से जख्मी 5 साला जो बच्चा था, जोया है बच्ची, 7 साल अजहान है, और ये 27 साल खातून समीना अस्पताल गई थी। बहुत ज्यादा जख्मी नहीं है, बहुत ज्यादा जख्मी नहीं, लेकिन कैन यू इवन इमेजिन द ट्रॉमा? मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अपने गली में फिर रहे होंगे तो आप मोस्ट थिंग, और वो भी वैसे बड़ी ट्रॉमेटिक है कि कुत्ता आपको काट जाए, कुछ इस किस्म का। एक शेर का आ जाना और शेर का हमला करना, मैं कहती हूँ जख्म ठीक हो जाएंगे, वो ट्रॉमा रहेगा हमेशा। एब्सोल्युटली। खैर, शेर के आने जाने की तो और भी बहुत सी बातें हो रही हैं। अब बाकी सियासी मंजरनामे से भी खबरें हम कोशिश करेंगे कि आपको दें कि शेर कहाँ, शेर से आपने किसको, शेर कहाँ जाता है या नहीं जाता, कहीं जाता है नहीं जाता, इस पे वील टॉक अबाउट इट लेटर। लेकिन अभी हम जरा, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है। कौमी असम्बली में ज़ाहिर है हैयत बदल रही है। ये जो फैसला आया है इसके बाद आप मतलब जाहिर है कि हुकूमत ऐसा लग रहा है कि बड़ी और ज़्यादा मजबूत पोजीशन में नज़र आ रही है। उधर पंजाब में अरकान के खिलाफ नाअहली की कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में आज दोबारा अखबारों की खबरें देखें आप तो यही लग रहा है कि तैयारी तो है। हाँ, ये हालांकि कल हमने बात की थी और खैर पूरी खबर आपको दोबारा बता देते हैं। इफ यू गाइस मिस्ड इट तो फिर आपको बेहतर समझ आ जाएगी। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों का फैसला आने के बाद सियासी मंजरनामे में बड़ी तब्दीली आई है और बाकी बातें शातें तो हो ही रही हैं, कयास आराइयाँ हो रही हैं कि इस तब्दीली के असरात खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तक भी पहुँच सकते हैं। इसका हम जिक्र कर रहे थे। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में अपोजिशन जमातों के मेंबरान की तादाद जो है वो हो गई है 53, 53 हो गई है और 34 आज़ाद अरकान। अपोजिशन इत्तेहाद को सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 20 अरकान जो है वो दरकार है। क्या फॉर्मेशन है खैबर पख्तूनख्वा में? 58 है PTI, ठीक है, और 34 अरकान है। 58 है PTI और 34 आजाद हैं। सो अब 53 अगर हो गए हैं ऑपोजिशन के अरकान तो 34 आजाद में से अगर 20 आ जाएं
तो वो कहते हैं हम तो फिर ये नंबर्स पूरे कर लेंगे ऑपोजिशन वाले। सो ये है हुकूमत साजी के लिए 73 अरकान के साथ अक्सरियत जरूरी होती है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 145 रुकनी ऐवान में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। 115 जनरल, 26 खवातीन, 4 अक़लियतों के लिए नशिस्तें मुख्तस हैं। इत्तलात हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ऐसी किसी तब्दीली के हक में नहीं है। वैसे एमल वली ने भी यही कहा था कल, और अली अमीन गंडापुर को, लेकिन साथ ही वो वजीर आला भी देखना नहीं चाहते, तो जरा उनके लिए भी टफ कॉल है। तो मौलाना ने जी अपना मौक़िफ़ जो है वो बताते हुए पीटीआई को दबे लफ्जों में पैगाम भिजवाया है कि पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मुतालिक करे, और खुद पीटीआई के अंदर भी एक ग्रुप को अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनसे ज़्यादा वो खुश नहीं हैं, उनको नहीं पसंद। तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने केपी असेंबली में तहरीक अदम एतमाद लाने का वाज़े इशारा दे दिया है। ऑल्दो वैसे हम बातें करते हैं तो बड़े डिनायल्स भी आ रहे होते हैं, लेकिन व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? सुने। अपोजिशन के पास जिस दिन भी मेंबर ज्यादा हो तो अदम एतमाद की तहरीक ला सकते हैं। 52 या 54 मेंबर्स हो गए हैं अपोजिशन के साथ, एक अच्छी तादाद में है। हमने पहले भी 16 महीना पहले भी यही डायलॉग इनके सुन रहे थे, और जब इनके अदम एतमाद हमने कामयाब किया आपके सामने था। तो अगर इनके पास वफाक में, पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान में मेंबर ज़्यादा हैं तो ये अदम एतमाद लें। और अगर हमारे पास जिस दिन खैबर पख्तूनख्वा में मेंबर की तादाद एक भी इनसे ज़्यादा हुई तो हमारे जमहूरिया का क्या एतमाद ले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर बदलती सूरत हाल पर पूरी नज़र रख रहे हैं। कल उन्होंने कहा कि गवर्नर की इतनी हैसियत नहीं है कि वो मेरी हुकूमत ख़त्म कर सके। खुद को भी अली अमीन गंडापुर ने सियासी जमातों समेत सबको चैलेंज दिया था। इनफैक्ट उन्होंने उस वक्त तो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज दिया था कि कोई उनकी हुकूमत गिरा कर दिखा दे तो वो सियासत छोड़ देंगे। मैं एक वादे पैगाम देता हूँ, जितनी भी ये रियासत है, इसके इदारे हैं, मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ आपको, खुला चैलेंज कि जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। अब आपको लगाना पड़ेगा कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टबल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूं। अच्छा, ये आपने सुन लिया अली अमीन गंडापुर का एतमाद अपनी जगह, मगर खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की बातें सिर्फ गवर्नर फैसल कुंडी तक महदूद नहीं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कल ही हमारे ही शो में साफ कहा था कि हुकूमत तहरीक अदम एतमाद का बिल्कुल नहीं सोच रही, मगर साथ ही इस ऑप्शन के इस्तेमाल को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद भी नहीं किया था। एग्जैक्टली क्या कहा, सुने। जब अदम एतमाद हुकूमत के कोई पेश नजर नहीं है, मेरी परसों भी वजीर आजम से मुलाकात हुई है, किसी मरहले में ये ऑप्शन कोई डिस्कस नहीं हुआ। 1% ये मान लिया जाए कि ये अदम एतमाद की कोशिश है, तो अदम एतमाद जो है क्या वो आईनी इजाजत नहीं देता? क्या खुद खान साहब अदम एतमाद की नजर नहीं होंगे? और ये सारा फसाद जिससे वो दो चार हैं आज, वो इसलिए है कि अदम एतमाद की तहरीक को उन्होंने आईनी तरीके से सामना नहीं किया। मगर तक जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, इस तरह के इशारे जरूर पहुंचे होंगे कहीं ना कहीं से, और वो इशारे जो हैं वो जरूरी नहीं है कि हुकूमत के इमाम पे या हुकूमत के मशवरे से हों। कुछ इलाकाई सूबाई मामलात होते हैं और वहाँ मुमकिन है कि जो लोकल लीडर्स हैं उन्होंने कोई ऐसी बात की हो। कल एक और दिलचस्प पेशरफ्त सामने आई है कि महमूद खान अचकजई ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को कौमी हुकूमत बनाने के लिए मुज़ाकरात का ऑप्शन दे दिया है। अचकजई साहब का कहना है कि आज एक दूसरे को गालियां देने की नहीं, बल्कि मुत्तहद होने की जरूरत है। सो उससे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि कौमी हुकूमत की तश्कील के अलावा इस हुकूमत से कोई बात नहीं हो सकती। 2 दिन पहले कोट लखपत जेल से पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं ने भी पार्टी क़यादत से मुज़ाकरात शुरू करने पर जोर दिया था। महमूद खान अचकजई की मुज़ाकरात की पेशकश भी बड़ी मानी खेज सी लग रही है। महमूद खान अचकजई इस वक्त पीटीआई के सियासी इत्तेहादी हैं। वो पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के तहत हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भी करते रहे हैं। So, you know, a lot is happening. A lot is happening. There is a lot at stake as well. हमें रहनुमा जमीयत उलमाए इस्लाम फे हाफिज़ अब्दुल्ला साहब ने ज्वाइन किया, और साथ ही हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट पेशावर से हैं जिनसे हम अपडेट भी लेना चाहते हैं, नादिया सबूही भी हैं। लेकिन नादिया, अभी हम पहले हाफिज़ साहब से बात का आगाज़ करेंगे। हाफिज़ साहब, अली अमीन गंडापुर की हुकूमत गिराने की खबरें गर्म हैं, कहीं तरदीद और कहीं तस्दीक की जा रही है। अगर ऐसी कोशिश की गई, तहरीक अदम एतमाद जैसा कुछ ऑप्शन इख्तियार किया गया, तो जमीयत उलमा इस्लाम किसका साथ देगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया।
देखिए, बुनियादी तौर पर तो जमीयत उलमा इस्लाम का फैसला बिल्कुल वाज़ेह है 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद। वो ये कि मौजूदा असम्बलियाँ और मौजूदा हुकूमतें या कौम की नुमाइंदा हुकूमतें और कौम की नुमाइंदा असम्बलियाँ नहीं है। ये इलेक्शन 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं था बल्कि बे ऑक्शन था। तो जब असम्बलियों के बारे में 8 फरवरी के इलेक्शन के बारे में जमीयत उलमा इस्लाम की मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, तो फिर खैबर पख्तूनख्वा में अगर तारीख अदम एतमाद आ जाती है तो इस सिलसिले में भी जमीयत उलमा इस्लाम के पास 2 दिन पहले पीटीआई की वफद आया था। तो मीडिया के ज़रिए जो मुझे इल्म हुआ है वो यही है कि मौलाना साहब ने उनको कहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में अगर तारीख अदम एतमाद पेश की जाती है या उस हुकूमत को गिराई जाती है तो उस हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गिराने में या तारीख अदम एतमाद के हिस्सा बनने में जमीयत उलमा इस्लाम की कोई दिलचस्पी नहीं है। लिहाजा फिलहाल अभी तक तो जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ है। अच्छा, अभी आप कह रहे हैं कि अभी तक की कोई दिलचस्पी नहीं है, हो सकता है आगे चलकर ये दिलचस्पी आ जाए या पैदा हो जाए। हाफिज साहब, सियासी बेयकीनी के इस माहौल में हम आपसे जानना चाहेंगे, महमूद खान अचकज़ई साहब ने शहबाज शरीफ को कौमी हुकूमत के क़याम के लिए मुज़ाकरात की दावत दी है या वो चाहते हैं या उनकी ऑप्शन दिया है मुज़ाकरात का। क्या आपकी जमात समझती है कि मौजूदा हालात में कौमी हुकूमत बन सकती है? हुकूमत क्यों चाहेगी कि कौमी हुकूमत बने, या आप समझते हैं कि ये बेहतर रास्ता है जिस पे आप भी कहीं आगे चलकर मुत्तफ़िक हो सकते हैं? देखिए, जहाँ तक कौमी हुकूमत की बात है, इस सिलसिले में भी मैं अब जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ आपके सामने रखता हूँ। हमारा मौक़िफ़ ये है जमीयत उलमा इस्लाम का कि अगर मौजूदा सियासी अदम इस्तेहकाम से आप मुल्क को निकालना चाहते हैं, आप इस मौजूदा गुमगू की सूरत हाल से आप मुल्क को निकालना चाहते हैं, तो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इस मुल्क में आइन की अमलदारी होनी चाहिए, इस मुल्क में पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी और खुद मुख्तारी होनी चाहिए। अगर आप वो चाहते हैं तो उसके लिए फिर मुंतखब हकीकी मुंतखब पार्लियामेंट का होना ज़रूरी है और जमहूरी हकीकी जमहूरी हुकूमत और आवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट का मौजूद होना ज़रूरी है, जो कि वो है नहीं। तो फिर इस सूरत हाल से निकलने के क्या रास्ता होगा? जमीयत उलमा इस्लाम का मौक़िफ़ यह है कि एक ही रास्ता है, वो है इस मुल्क में फ़ौरन जल्द अज जल्द इलेक्शन करना और साफ और शफाफ गैर जानिबदाराना इलेक्शन जिसमें एस्टेब्लिशमेंट की कोई मुदाखलत ना हो। गॉट इट। हाफिज साहब, ये भी बताएं कि घूम फिर के मकसद यही नजर आता है कि मौजूदा हुकूमत को घर भेजना है, बॉटम लाइन तो यही है। तो अब जमीयत उलमा इस्लाम हुकूमत मुखालिफ तहरीक का एक तरह से ऐलान कर चुकी है और तहरीक इंसाफ की आपके साथ चलने की ख्वाहिश किसी से ढकी छुपी भी नहीं है। तो क्या अली अमीन गंडापुर के वजीर आला रहते हुए ये पार्टनरशिप मुमकिन है? देखिए, बात यह है कि हम तो रोज़ अव्वल से हुकूमत के ख़िलाफ़, मौजूदा सिस्टम के ख़िलाफ़ एहतजाज पर है। जमीयत उलमा इस्लाम तो आए रोज़ उनकी जलसे होते हैं, मिलियंस मार्च होते हैं। अभी पटकराम में 2 दिन पहले मार्च हुआ, उससे पहले बलूचिस्तान में, सिंध में, खैबर पख्तूनख्वा में। हम तो अपने तहरीक को जारी रखे हुए हैं 1.5 साल से। लेकिन अब अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जाने की बातें हो रही है या उसके बाद हम और पीटीआई का इकट्ठ होने की बातें हो रही है कि आप और जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई एक ही प्लेटफार्म से एहतजाज करेंगे और तारीख का ऐसा बनेंगे। इस सिलसिले में गुज़िश्ता 19-20 अप्रैल को जमीयत उलमा इस्लाम का जनरल कौंसिल इजलास हुआ। उस इजलास में मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला यही हुआ, फिलहाल यही फैसला है कि हम न हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे न अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे। अलबत्ता इशू टू इशू हर एक से बात हो सकती है, मुमकिन है, लेकिन जमीयत उलमा इस्लाम अपने ही प्लेटफार्म से एहतजाजी तारीख चलाएंगे और ये तारीख चलती रहेगी। 8 फरवरी से ये तहरीक शुरू है, तो इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। आपने कहा है कि ना हम हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, फिलहाल ना अपोजिशन के किसी इत्तेहाद का हिस्सा बनेंगे, अपने ही प्लेटफॉर्म से एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। शुक्रिया आपका हाफिज साहब। नादिया जी हमारे साथ मौजूद है, नादिया सुपोही। नादिया, आप इतने अरसे से मामलात कवर कर रही हैं, क्या नज़र आ रहा है आपको? मतलब हुकूमती लोगों से पूछें, राना सनाबी तरदीद कर रहे थे, फिर कल हमारे साथ इरफान सिद्दीकी साहब थे, वो भी तरदीद कर रहे थे, लेकिन फिर साथ ही मुलाकातें भी हो रही हैं, पेशरफ्त भी, मतलब कुली साहब की वज़ीर आज़म से एक दिन पहले मुलाकात होती है, फिर अगले दिन वो ये कहते हैं कि जिस दिन भी हमारा एक नंबर भी मिल गया, हमें एक रुकन भी ज़्यादा हो गया तो हम तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। क्या माहौल बन रहा है? और जो आज़ाद हैं, क्या उनकी लॉयल्टीज तब्दील होते हुए नजर आ रही हैं या ऐसी कोई खबरें गर्दिश में हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि हम हमेशा बात करते हैं सियासतदानों की और हमेशा हमारी राय ये होती है कि कौन किसके साथ जा रहा है, क्या आया तहरीक अदम एतमाद लाई जा रही है, हुकूमत को हटाया जा रहा है या हुकूमत मजबूत है। इससे ज़्यादा जो मैं अपना बताऊं कि हम इसी दौरान जो सियासी हलचल है खैबर पख्तूनख्वा में, तो हम चाहते हैं, और बल्कि मैंने कोशिश भी की अवाम से राय लेने की, तो अवाम जो है वो अभी तक, जो खैबर पख्तूनख्वा की अवाम है वो अभी तक PTI का वोट बैंक है और उनकी हमदर्दियां अभी भी हैं। अब बात अगर हम करते हैं, क्योंकि तीसरी दफ़ा ये हुकूमत आई है, तो यकीनन उनका वोट बैंक तो था ही जो हुकूमत यहाँ पर बन गई है। अब बात आ जाती है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, तो उनके जो बयानात हैं वो रोज़े अव्वल से ही इस कदर जारहाना होते हैं कि जब भी मामलात बिगड़ते हैं तो इनके जो बयानात होते हैं उनकी वजह से बिगड़ते हैं। अभी जो हालिया जो सूरत हाल है, मखसूस नशिस्तों का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, एक तो हर जो अवाम के हवाले से हम बात करें तो हर एक के ज़बान पे यही सवाल है कि आया हुकूमत जारी है या नहीं। अब हम जब बात करते हैं सियासतदानों की, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, चूँकि गवर्नर साहब ने भी गुज़िश्ता रोज़ दावा किया है कि उनके पास 52 से 54 अरकान ने असम्बली की हिमायत उनको हासिल हो गई है, क्योंकि इस वक्त जो मखसूस नशिस्तों के बाद सबसे जो बड़ी अक्सरियत में अगर देखा जाए जमीयत उलमा इस्लाम जो 19 अपने अरकान के साथ है, इसी तरह नून जो है वो 16 के साथ है, पीपल्स पार्टी 11 के साथ है, इसी तरह पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन के 3 हो गए हैं, और अवामी नेशनल पार्टी जो जिसे पहले भी हुकूमत का मौका मिला था यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में। तो अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा में पीपल्स पार्टी की, अवामी नेशनल पार्टी की, तो इनको तो आप सोचें कि अपनी अक्सरियत खो चुके हैं और ये इलेक्शन में भी साबित हो चुका। अब जो बड़ी जो गेम चेंजर जिसको हम कहेंगे, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ सबकी नजरें लगी हुई हैं, और यही बात अलीमा खान साहिबा ने भी कही कि मौलाना साहब खुद कह चुके हैं कि मैं किसी किस्म का हिस्सा नहीं बनूंगा इस तरह का अगर कुछ होने जा रहा है। दूसरी जानब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन पर हमेशा से तनकीद होती रही है कि वो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, अवाम के वोट से नहीं आए, तो इसलिए उनका सियासत में आना एक तो बहुत ज़्यादा खटकता है लोगों को। दूसरी ये कि कल ही गवर्नर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ ये बयान दिया कि हमारे पास चूँकि अब अक्सरियत हो गई है, तो एक तो ये कि सूबाई असम्बली में आप ये जो अपोजिशन अरकान जो पहले कम थे, तो वो असम्बली के लिए रिक्विजिशन नहीं जमा करा सकते थे। अब तो उनको ये भी मिल गया है कि ये रिक्विजिशन जमा करा सकते हैं, इजलास बुलवा सकते हैं। अब इसमें अगर हुकूमत PTI की ही रहे लेकिन वजीर आला तब्दील हो जाए, तो क्या ऐसी भी कोई सूरत बन सकती है? क्योंकि JUI को ज़ाहिर है बहुत कोई पसंदीदा नहीं है उनके अली अमीन गंडापुर साहब मौलाना साहब के, शायद वो तहरीक का साथ ना देने के बदले वजीर आला के बदलने की कोई कोशिश, बदलवाने की कोई कोशिश करें, ऐसी कोई सूरत है? देखिए, हमारे ज़राए के मुताबिक इसको कोई कंफर्म नहीं कर रहा, लेकिन ज़्यादातर यही सुनने में आ रहा है कि खान साहब भी जो हैं, जो बानी PTI हैं, वो वज़ीर आला से इतने खुश नहीं हैं, और अगर वज़ीर आला तब्दील हो जाते हैं तो मुमकिन है कि कोई सियासी सूरत हाल में तब्दीली आ जाए। दूसरी ये कि दोनों, जो अगर हम अपोजिशन की बात करें या वज़ीर आला जो PTI के हैं, तो उनकी जो गेम चेंजर इस वक्त होंगे वो मौलाना फजलुर रहमान साहब होंगे, और पार्टी में जो भी कुछ चल रहा है, इस वक्त पीपल्स पार्टी इसकी हम बात करेंगे PTI की, तो इसमें चूँकि इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, तो धड़का तो इन्हें भी लगा हुआ है कि अगर अपने इनके जो अरकान हैं जो आज़ाद तौर पर बैठे हुए हैं, आज़ाद अरकान के तौर पर अगर अपोजिशन में चले जाते हैं, और 20 से 22 अरकान की इनको ज़रूरत है अपोजिशन लीडर्स को, अपोजिशन को असम्बली में, तो यकीनन तो ये हुकूमत भी बना सकते हैं, और इसका इशारा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुज़िश्ता रोज़ दे भी चुके हैं। लेकिन इसकी अगर हम इसका हम तज्ज़िया करें तो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की ये ज़ाती ख्वाहिश दिखाई दे रही है, हालांकि पीपल्स पार्टी को कोई अक्सरियत हासिल नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। तहम जो वफाक की जानिब से जो मुख्तलिफ हमें बयानात सुनने को मिल रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत चलती रहे और उसको गिराने का कोई इम्कान नहीं है, और हम नहीं चाहते। लेकिन दूसरी जानिब 1-2 रोज़ पहले वज़ीर आज़म से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वफाकी वज़ीर अमीर मकाम साहब ने मुलाकात की, इसमें और भी लोग थे, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात और उनसे मुशावरत, जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है उस पर मुशावरत का टास्क भी दिया गया है। तो सवाल यही उठ रहा है कि आया अगर वफाक की जानिब से नहीं होने जा रहा और वफाक की तरफ से तरदीद की जा रही है, तो इस वक्त बड़ा मिला जुला रुझान है, कभी तरदीद और कभी तस्दीक। एब्सोल्युटली ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया आपका नादिया, थैंक यू। और हम आपसे बात करके समझने की कोशिश कर रहे थे कि पेशावर में क्या सेंस है, क्या मूड है,
और जिस तरह कि आपने बताया कि अवाम जो है, लोग जो है, ऑब्वियसली तीसरी बार पीटीआई की हुकूमत है तो दे आर वेरी मच विद देम। सो बेहतर यही है कि अवामी उमंगों का इंजीनियरिंग जो है उसको वैसे तो रिफ्रेन ही करना चाहिए। फोर्स नॉट सो फोर्स। वैसे भी एक दफा पहले भी तहरीक एतमाद आई थी, उसमें बज़ाहिर ऑपोजिशन कामयाब हो गई थी, और हो गई थी बज़ाहिर क्या हो ही गई थी कामयाब, लेकिन उसमें बड़ा सियासी कैपिटल फिर ऑपोजिशन ने लूज किया, और वो हुकूमत जो अपनी मौताब मर रही थी या जिसकी अपनी पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही थी, उसको एक नई जान जा सकता था, उसमें एक नई जान पड़ गई। और इतनी पुरानी बात भी नहीं है, इतनी पुरानी बात भी नहीं है। अब वैसे भी जमहूरी रिवायात तो इस बात का तकाजा करती हैं, मुतकाजी हैं कि अवामी राय का एहतराम किया जाए, और खैबर पख्तूनख्वा के लोग अगर चाहते हैं, उनकी अक्सरियत पीटीआई को पसंद करती है, तो पीटीआई की ही हुकूमत रहनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा में। अच्छा चले, ये तो बात हो गई, और आप लोगों के इस दौरान में हमें मैसेजेस भी आ रहे हैं, सो वी वुड लाइक टू हियर मोर फ्रॉम यू, और खास तौर पे पीपल फ्रॉम एंड एट द सेम टाइम आपको पता है कि सानिहा सवात की अभी बाज़गश्त थमी नहीं है, अभी उस पर बात हो रही है। मैं पढ़ रहा था रिपोर्ट मालाकंड के जो एसी हैं, मतलब उसमें उन्होंने बस यही बताया इतने बजे आए, इतने बजे गए, इतने बजे आए, इतने बजे गए, लेकिन वो जो मुतासरा ख़ानदान में बच्चों एक और फैमिली थी जिसके बच्चे चले गए, और वो बाप का जो इंटरव्यू है ना, वो आपको अंदर से झंझोड़ने के लिए और हक़ाइक़ पे से पर्दा उठाने के लिए काफ़ी हैं। मतलब अभी वो आगे चल के शेयर करेंगे आपसे। रिफ्लेक्शन की बहुत ज़रूरत है ताकि आइंदा ना हो, मगर वो रिफ्लेक्शन ट्रैजिकली नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल, वो बड़े डिफेंसिव इस वक्त सारों का एटीट्यूड हुआ हुआ है। इन एनी केस हम बात करेंगे इस पे भी, और भी चीज़ें हैं। ब्रेक लेनी है। Welcome back. हो सकता है कि आप भी उन हजारों लाखों लोगों में शामिल हों जो कि अगले साल हज करना चाहते हैं, इरादा किया हुआ है, और जैसे कि आपने किया हुआ है। बिल्कुल, मेरा भी बड़ा दिल है। तो आप सोच रहे होंगे कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यही आपको बताना था कि बिल्कुल वक्त नहीं है, और आपको भी फौरी रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन का ये अमल जो है इस वक्त भी जारी है। as we speak. We are talking about हज 2026, जो अभी हज 2025 गुजरा है, अभी ईद हुई है भाई, और हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी सुन ले, 9 जुलाई, which is like 4 दिन रह गए। Isn't that too soon? That is. तर्जुमान वज़ारत मज़हबी उमूर के मुताबिक हज 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी करार दी गई है। वज़ारत मज़हबी उमूर के ऑनलाइन पोर्टल और 15 नामजद बैंकों में रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। रजिस्टर्ड अफराद को सरकारी या प्राइवेट हज स्कीम में शमूलियत का इख्तियार हासिल होगा। तर्जुमान मज़हबी उमूर के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट के अहल ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जल्द करवा लें। सो ओवरसीज आप भी जल्द करवा लें, और ये नहीं है कि सिर्फ सरकारी वालों को अब रजिस्ट्रेशन करानी है, हर किसी को करानी है, हर किसी को करानी है। और आपको पता है ना, इस साल काफी घपला भी हुआ इन द सेंस, मतलब बहुत से लोग जा रहे थे, नहीं जा सके, they couldn't go, तो लिहाजा to preempt all of that, 9 तारीख है, डेडलाइन है, 9 जुलाई की हम बात कर रहे हैं, तो आप रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें। और उसमें आपको इख्तियार हासिल होगा कि आप प्राइवेट कोई ट्रैवलर मतलब पैकेज लेते हैं या सरकारी पैकेज लेते हैं, लेकिन यू हैव टू गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। सो वी आर टेलिंग यू राइट हियर राइट नाउ, if you plan to go to Hajj in the coming year, आपको अभी से रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन करानी है, मतलब दैट डज नॉट गारंटी कि शायद आप जा भी सकेंगे नहीं, लेकिन एटलीस्ट आप करा दें। आसिफ बशीर चौधरी हमारे साथी हैं, हमारे साथ मौजूद, उनसे मालूम करते हैं। आसिफ, हज 2026 के लिए बहुत से लोगों की ज़ाहिर नियत है, लोग अपने रिसोर्सेज भी देख रहे होते हैं, अभी तो सोच रहे होते हैं। हाँ। मतलब ये वो दिन होते हैं जब इंसान सोच रहा होता है या इरादा बना रहा होता है, लेकिन अब ये बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन 11 महीने पहले ही करानी होगी, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगी, और अगले 2-4 दिन का ही वक्त रह गया है। प्लीज आप जरा एक्सप्लेन कर दें इसको, ये कैसे होगा, प्लीज डिटेल दें। जी बिल्कुल ऐसा ही है, और सऊदी हुकूमत की तरफ से ये जो है कोशिश की जा रही है कि हर साल हज के इंतज़ामात को बेहतर से बेहतर किया जाए। आप देखें, शादी का इवेंट होता है तो आपको 6 माह पहले जाके शादी हाल में बुकिंग कराना पड़ती है, वरना आखिर में आपको हाल की अवेलेबिलिटी का भी इशू होता है। सऊदी हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़ा इवेंट होता है जिसमें कई लाख लोग, 30 लाख 40 लाख लोग हज के ऊपर आते हैं, बल्कि कई दफ़ा तो मजमा जो है वो प्रॉपर काउंट भी नहीं हो सकता। तो सऊदी हुकूमत चाहती है कि उन लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ामात किए जाएँ, क्योंकि अगर कोई भी उसमें बदमज़गी होती है तो वो जो है ना सिर्फ ये कि अल्लाह के मेहमानों के लिए वो उसको बुरा समझा जाता है, बल्कि सऊदी हुकूमत की साख के लिए भी अच्छा नहीं होता। तो सऊदी हुकूमत चाहती है
कि जितना जल्दी से जल्दी पता चल जाए कि दुनिया से हर अगले साल के लिए कितने आज़मीन हज हैं जो ये अज़म रखते हैं कि आइंदा साल वो हज पे आएंगे, तो उनके नंबर्स मालूम हो सकें और उसके बाद जो है उसी तरीके से इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जाए। तो अभी जो रजिस्ट्रेशन हो रही है ये सऊदी हुकूमत के अहकामात पे हो रही है, क्योंकि 14 ज़िल हज को जो सऊदी मिनिस्टर हैं हज और उम्रा, उन्होंने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पूरी दुनिया से जो मुसलमान ममालिक हैं, पूरी दुनिया से मुसलमान ममालिक हमें ख्वाहिशमंद जो आज़मीन हज हैं उनके कवायफ भेजें। तो उसके बाद से रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो शुरू किया गया था और ये रजिस्ट्रेशन का अमल जो है ये जारी है और अभी इसमें चंद दिन बाकी हैं, 10 तारीख तक ये होगा। और इसमें जो अहम बात है वो ये है कि अब तक 70,000 से ज़ायद लोग जो हैं वो उन्होंने रजिस्टर किया है ख़ुद को आइंदा साल हज के लिए। अच्छा, ये भी बताइएगा क्योंकि नेचुरली रजिस्ट्रेशन की तो बात हो रही है और 11 महीने पहले रजिस्ट्रेशन की ये बात हो रही है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये मामूल है या इस बार कुछ स्पेशल हो रहा है? क्योंकि हर साल ही नेचुरली लोग तो रजिस्टर वगैरह अपने आप को कराते हैं, आप कितना पहले कराते हैं वी डोंट नो, तो इस साल हमें पता चल रहा है जी 11 महीने पहले ही आपने करा देना है, तो क्या वजह है इतनी जल्दी की? देखें, आपको याद है कि 2 साल पहले की बात है कि गर्मी की वजह से कुछ आज़मीन हज जो थे उनकी अमवात हुई थी। तो सऊदी हुकूमत चाहती है कि किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से बचा जाए और पहले से मालूम हो कि कितने लोग आ रहे हैं। तो अब जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का सिलसिला है इसमें कोई फ़ीस भी इन्वॉल्व नहीं है। आप सिंपली मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाते हैं, वहाँ पे आप चाहते हैं जो ऑनलाइन इसका जो पोर्टल है उसके ऊपर जाते हैं, कुछ बुनियादी नोयत के आपसे क्वाइफ पूछे जाते हैं, नाम, बल्दियत, एड्रेस, फ़ोन नंबर, इस तरह की 2-4 चीज़ें पूछ के आप रजिस्टर हो जाते हैं और इसकी कोई फ़ीस नहीं है। और ये तयन भी बाद में किया जाएगा कि आप सरकारी हज से जाना चाह रहे हैं या प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना चाह रहे हैं, लेकिन ख़ुद को 2-4 मिनट निकाल के रजिस्टर हर उस फर्द को कर देना चाहिए जो कि हज करने की नीयत रखता है। और जब ये क्वाइफ हम भेजेंगे आगे तो 15 मुहर्रम को पूरी दुनिया का जो कोटा है वो अनाउंस किया जाएगा सऊदी हुकूमत की जानिब से और उसमें बताया जाएगा कि किस इस्लामी मुल्क को कितना कोटा जो है वो दिया जा रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन के अलावा जो 16 शेड्यूल बैंक हैं उनके अंदर जाके भी आप खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं। आपने सिंपली अपना आईडी कार्ड लेके जाना होता है, अपने बेसिक कवाइफ देना होते हैं और उस बैंक में आप रजिस्टर हो जाते हैं और कल जब आपने दोबारा फीस अप्लाई जमा करानी है तो उसी बैंक में जाके आपको देनी होगी। आसिफ, इस रजिस्ट्रेशन का तरीकाकार क्या है, क्या और कब पता लगेगा कि खर्च कितना आएगा? बिकॉज अ लॉट ऑफ प्लान्स आर डिपेंडेंट ऑन कि कितने पैसे लगेंगे हज पे जाने पे। ख्वाहिशमंदों को ज़ाहिर है तैयारी तो करना होती है। देखें, पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है कि इंसान नियत करता है कि मैंने आइंदा साल या इस साल हज पे जाना है, तो उसके लिए वो पहले उसको मालूम होता है कि मेरे पास फाइनेंसेस हैं या नहीं हैं। तो रजिस्ट्रेशन का तरीका तो यही है कि वजारत की वेबसाइट पे जाएं और ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर आप जाके चंद बुनियादी नोयत के सवाल हैं जिसमें नाम, पता है, वल्दियत है, एड्रेस है, कुछ चीज़ें, फ़ोन नंबर वगैरह बेसिक सी मालूमात हैं, तो 4 मिनट में बंदा रजिस्टर हो सकता है। इसके अलावा शेड्यूल बैंकों में 16 शेड्यूल बैंक है, वहाँ पर भी आप जाके रजिस्टर हो सकते हैं। और फीस का तयन जो है वो फीस क्योंकि अभी नहीं ली जा रही, तो हज के अखराजात जो हैं वो लेटर लिए जाएंगे, बाद में वो अनाउंस किया जाएगा और आपने जिस बैंक में खुद को रजिस्टर किया होगा आप वहाँ पे जाके फीस जमा करा सकेंगे। अगर आपने खुद को ऑनलाइन वेबसाइट पे रजिस्टर किया वजारत की पोर्टल के ऊपर जाके, तो वहीं पे आप जाके बाद में तयन करेंगे कि मुझे प्राइवेट हज स्कीम के तहत जाना है या सरकारी हज स्कीम के तहत जाना है। तो ये एक अच्छा इकदाम है ताकि बहुत पहले से लोग ये बता दें और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो पाकिस्तान से हज के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी इसी पोर्टल के ज़रिए या यहाँ पे जो शेड्यूल बैंक हैं उनके अंदर जो है वो कर सकते हैं अपने आप को रजिस्टर। बड़ा सादा सा तरीका है, सिर्फ ये है कि बर वक्त इससे पता चल जाएगा कि किस मुल्क से कितने लोग आने के ख्वाहिशमंद हैं, उसी हिसाब से कोटा दिया जाएगा और बाद में सऊदी हुकूमत उसी हिसाब से आज़मीन हज के लिए जो है वो तैयारियों का भी जो है वो अपना इंतज़ामात को हतमी शक्ल देगी, उनको मुकम्मल करेगी। बहुत शुक्रिया, आपने तरीक़ेकार भी बता दिया है और हम बिल्कुल कहेंगे जो पीपल हु वर ऑन द फेंस और अभी फैसला नहीं कर पा रहे थे, एटलीस्ट आप रजिस्ट्रेशन करवा लें अपनी और फिर खर्चा वगैरह भी पता चल जाएगा क्योंकि दिन नहीं रहे, इसमें चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आगे गो अहेड विद दिस और नॉट, वो तो ज़ाहिर है आपके अपने सर्कमस्टांसेस है, लेकिन अगर आपके जहन में इरादा है
अगर आप सोच रहे हैं, नियत है आपकी, तो आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। और जालसाजी से भी बचें, बिकॉज आपको पता है कि ये भी होता है, हर साल ये होता है कि किसी और एजेंट के पास चले गए, कहीं और चले गए, वो सारी चीजें बाद में आएंगी। फर्स्ट यू नीड टू गेट रजिस्टर्ड, वेदर आप प्राइवेट हज कर रहे हैं या फिर आप किसी और पार्टी के साथ जा रहे हैं, व्हाटएवर इट माइट बी, रजिस्ट्रेशन लाजमी है। भाई इतना बड़ा दुनिया का इज्तिमा है, उसकी तैयारी के लिए लिटरली 11 महीने से ज्यादा मतलब हो भी कम है। मतलब ये भी बड़ी कमाल की बात है कि हर साल जिस तरह तैयारी होती है और अब सऊदी हुकूमत उसको और बेहतर करने की अगर कोशिश कर रही है, तो फिर जाहिर है बेहतर इंतजाम तभी हो सकते हैं ना जब आपको एग्जैक्टली पता हो कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने कहां से आ रहे हैं, किस उम्र के आ रहे हैं, किस नौयत के आ रहे हैं। मतलब अभी देखें, अभी हज खत्म हुआ है, फिर ईद हुई और उसके फौरन बाद ये भी डेडलाइन भी आ गई अगले की, तो मैं सोचूं कि सऊदी हुकूमत तो एटलीस्ट इस मामले में बिल्कुल पॉज नहीं करते होंगे। वो तो जैसे ही खत्म होता होगा एक तो आगे चल पड़ते होंगे कि अगले साल क्या होना है। इस दफा जो था हमारा ये मामला हुआ था, बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बहुत से ट्रैवल एजेंट्स को नहीं, जो हज टूर ऑपरेटर्स होते हैं, 67,000 लोग नहीं जा सके थे इस दफा हमारे यहाँ से। हमने ये बताया भी था, वी स्पोक अबाउट इट, पाकिस्तान से। व्हाट अ डिसअपॉइंटमेंट, आप सोचें जरा, जाहिर है। तो डोंट बी डिसअपॉइंटेड, रजिस्टर योरसेल्फ नाउ। अभी ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे थोड़ी देर में। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा, मॉनसून जो है ना वो जोर पकड़ रहा है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा और फिर उसके बाद सिंध और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिशें होंगी। एनडीएमए ने 6 से 10 जुलाई मुल्क भर में बारिश, आंधी, तूफान और कई मकामात पर सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। अब अलर्ट तो जारी कर दिया है। और कराची में बाय द वे हल्की बारिश की पेशगोई की गई है, कहीं कहीं बारिश होगी, अगले 2-4 रोज ये सिलसिला जारी रहेगा। यू रिमेंबर ये बात हुई थी कि फ्रॉम 3rd to 5th टाइप, लेकिन अब्दुल्ला उस तरह हुआ नहीं। सो या बट वो भी हाँ हल्की बारिश कहीं कहीं हुई थी, बस बहुत ही हल्की बारिश, बहुत ही हल्की। अभी भी आप देखेंगे बाहर तो आपको मौसम अब्र आलूद लगेगा, ऐसा लगेगा बस ये बादल अभी बरसने वाले हैं, लेकिन बादल उस तरह से नहीं। हाँ, ओवरकास्ट डेफिनेटली है हमारे यहाँ, लेकिन अब तो खर्जी अलर्ट जारी हो गया, तो मुताल्लिका इंतजामिया को सूरत हाल के लिए तैयार रहने का मशवरा भी दिया गया है। मानसून हवाएं जो हैं वो सिंध के जनूब मशरकी इलाकों में दाखिल हो चुकी हैं और थरपारकर, नंगर पारकर, मिठी और मुल्का इलाकों में कल तक बारिश हो सकती है। कराची में आजकल बादलों के डेरे हैं, वैसे मौसम बड़ा प्यारा लग रहा है। इट इज लुकिंग क्वाइट प्रिटी। हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी हो जाती है दिन में 2-4 दफा, कुछ वक्त हब्स की कैफियत भी होती है। बिल्कुल हवा बंद होती है। आइंदा 2-4 रोज में तेज बारिश का इम्कान कम है। किसके इम्कान कम है? तेज बारिश के, लेकिन हल्की बूंदाबांदी और बारिश हो सकती है। बूंदाबांदी हल्की होती है वैसे। कहने का मतलब है कि अगर बारिश ना हुई और कोई इस किस्म की फुहार पड़ गई तो हमें ना ब्लेम कीजिएगा, मतलब हम भी आपको वही बता रहे हैं जो कि फोरकास्ट हमें मिलता है। लेकिन जो वो फुहार पड़ती है ना, जब एक्सपेक्टेशन एक मूसलाधार बारिश की हो, क्योंकि तो बादल तो ऐसे बता रहे होते हैं जैसे बहुत बारिश होने वाली है, और ऐसे ही है बादलों और फिर वो गायब हो जाते हैं, उड़ उड़ के इधर उधर चल जाते हैं। एक दफा बरस जाओ भाई, वीकेंड भी है, इसमें क्या बुराई है। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर शहरों में ऑल्दो गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सयाहों को भी इस मामले में मुहतात रहने की हिदायत की गई है। हम मशवरा ही दे सकते हैं। इफ़ यू प्लान टू ट्रैवल दिस वीकेंड एनीवेयर, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने मोबाइल पे वेदर फोरकास्ट वगैरह जरा देख कर। और फिर हमारी कुछ जगह हैं जो कि क्या मतलब उनकी पूरा मंजरनामा ही बदल जाता है जब ओवरकास्ट सिचुएशन हो, जब बारिश हो। जैसे ही कि आपको बताएं कि सहराए थर में मानसून की पहली बारिश के बाद लाखों एकड़ बारानी जमीन पर खेती बाड़ी का आगाज कर दिया गया है। खरी किसान मिलजुल कर एक खेत के बाद दूसरे खेत में रिवायती तौर पर ऊंटों से खेती बाड़ी करने की सदियों पुरानी और इस शानदार रिवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। मतलब हमें लगता है ना कि अब बैल भी, वो जो हल चलाते थे वो भी ऑब्सोलीट हो गया होगा, लेकिन थर में उससे भी पीछे चले जाएं। लेकिन थर में लोग, क्योंकि सहराए जाहिर है यहाँ पे बैल भी होते होंगे, लेकिन ऊंट इस्तेमाल होते रहे हैं ट्रेडिशनली, हिस्टोरिकली, एंड इट इज स्टिल देयर। लेट्स वॉच। अब्दुल गनी बता रहे हैं हमें। गर्मी मानसून की पहली बारिशों के बाद और मजीद बारिशों की उम्मीद पर किसानों की जानिब से लाखों एकड़ ज़रई बारानी ज़मीनों पर खेती बाड़ी का आगाज़ कर दिया गया है। क्योंकि इस वक्त सहराए थरपारकर में 50 से 70 मिलीमीटर तक बारिश पड़ी है, जिसके बाद यहाँ के किसान अपनी ज़मीनों में ग्वार, बाजरा, मूंग, तिल
और दीगर मकामी फसलें काश्त कर रहे हैं। यहाँ पर रिवायती तौर पर ऊँटों के जरिए खेती बाड़ी करने को तरजीह दी जाती है। आज भी थरपार करके कई इलाकों में रिवायती तौर पर मिलजुल कर खेती बाड़ी करने का रुझान पाया जा रहा है, जिससे क्या फ़वायद हैं, आइए बात करते हैं किसानों से। हमें 4 भाई हैं चैनों का, 4 ऊँट भी 4 चैनों का है और खेत जो खेत भी चैनी का जुदा जुदा है। एक दिन एक का करते हैं, दूसरे दिन दूसरे का करते हैं, तीसरे दिन तीसरे का करते हैं और चौथे दिन चौथे का हो जाता है। इस वजह से उसमें फ़ायदा हमारा बहुत है और ये जो है फसल भी हमारा बहुत हो जाता है, ज़मीन की बचत भी होती है और ट्रैक्टर से ज़मीन ख़राब हो जाती है और ऊँटों से जो खेती करते हैं इसमें बहुत फायदा हमारे को मिलता है। बारानी जमीनों पर ऊँटों के जरिए खेती बाड़ी करने के फवायद अपनी जगह, लेकिन मिलजुल कर बाड़ी करने का ये जो अंदाज है ये मोहब्बत की बेहतरीन मिसाल है। बल्कि यूं ये यहाँ के किसान इस सदियों पुरानी बेहतरीन रिवायत को आज भी जिंदा रखे हुए हैं। जी, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट। मतलब धूप ना हो, सहरा है और इट लुक्स सो डिफरेंट, बिल्कुल ही कोई और दुनिया लगती है। बिकॉज ये ऐसे मनाजिर है ना जो आम शाम आप नहीं देखते। मतलब ऊँटों से कौन, ऊँटों मैंने सही कहा, हाँ, कौन खेती बाड़ी करता है, लेकिन दिस इज समथिंग सो डिफरेंट एंड दिस इज व्हाट दे डू। और मौसम देखें, मतलब ओवरकास्ट टाइप नज़र आ रहा है, कहीं कहीं आपको थोड़ी सी कुछ ग्रीन ट्रीज भी आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं, हालांकि बहुत ही कम है वैसे तो, बहरे सहरा है। So yeah, मानसून की बारिशों का भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयारी पकड़ी हुई है जी। बेसिकली अच्छा लगा हमें देख के, अच्छा लगा। वापस आ जाएं हम पे। हाँ, प्रिटी साइट्स है ना जो हम आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। और हुआ ये है, ये ज़रा ट्रेजेडी ही हो गई है। चेक रिपब्लिक की मारूफ खातून को पैमा, इनका नाम है क्लारा कोलोचोवा, हाँ, नांगा पर्वत की चोटी सर करने के दौरान गिर कर ये हलाक हो गई हैं। खातून को पहमा का मुबैना तौर पर ऑक्सीजन सिलेंडर फट गया था। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान ने भी नांगा पर्वत पर चेक को पहमा की हलाकत की तस्दीक कर दी है। नायब सदर अल्पाइन क्लब के मुताबिक हादसा कल सुबह 4 बजे के लगभग कैंप 1 और कैंप 2 के दरमियान पेश आया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर दयामिर का कहना है कि खातून को पहमा की लाश ढूंढने के लिए ऑपरेशन आज शुरू किया जाएगा। वंस मोर दिस टेल्स यू कि कितना कोई ख़तरनाक किस्म का ये, हम इसको शौक, एम्बिशन, ऑब्सेशन कहेंगे, स्पोर्ट भी चले कह लें, लेकिन हालांकि स्पोर्ट तो खैर वो ऐसा होता है ना जो बहुत सी दुनिया कर सकती है। दिस कोप एम आई जो है वो इट टेक्स समथिंग स्पेशल, समवन स्पेशल टू डू। मतलब इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। एक टेम्परेचर डिफरेंस होता है, एल्टीट्यूड डिफरेंस होता है, ऑक्सीजन आपको सांस नहीं आ रहा होता, इट्स वेरी रिगरस, ठंड का एक और लेवल होता है। सो इट टेक्स अ लॉट आउट ऑफ यू। और कहीं भी छोटी सी भी आप स्लिप हुए, अपने ग्रुप से अलहदा हुए, रस्सियाँ टूट जाती हैं, कुछ भी, एनीथिंग कैन एक्चुअली गो रॉन्ग एंड इट कैन बी द एंड। And it was the end for हम coming back to the weather और मौसम की प्रिडिक्शन पे हमने आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन हमारे पास थी वो तो बता दिया। मेट्रोलॉजिस्ट हैं हमारे साथ अंजुम नज़ीर ज़ैगम साहब, उनसे बात करते हैं। अंजुम साहब शुक्रिया आपका। अंजुम साहब बताइएगा, सर कराची से शुरू कर लेते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी लिव हियर। क्या है आगे 2-4 दिनों का मंजरनामा, मौसम फोरकास्ट क्या आपको बता रहा है? जी बहुत शुक्रिया। अगर हम कराची की बात करते हैं तो सुबह से ही अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि रात से आप कह लें या कल से कह लें, क्लाउडी स्काइज हैं कराची के। और गुज़िश्ता कल तो कुछ इलाकों में लाइट रेन हुई। इस बात की तवक्को आज भी है कि कराची में जो है वो लाइट रेन या ड्रिजल के इम्कानात ही रहेंगे। ये सिलसिला कराची के लिए आज तक के लिए है। कल से कराची का यूजुअल वेदर होगा, पार्टली क्लाउडी टू क्लाउडी स्काइज होंगे। एक्सपेक्टेड मैक्सिमम टेम्परेचर 35 तक जा सकता है। ह्यूमिडिटी लेवल ज़्यादा होगा, समुद्री हवाएं होंगी और इस दौरान जो है वो पासिंग शावर्स या ड्रिजल हो सकती है। अगर हम सिंध की बात करते हैं तो सिंध के जो साउथ ईस्टर्न बेल्ट है जिसमें हमारा थरपारकर रीजन है, वहाँ पर हल्की से दरमियानी बारिश हो सकती है। इसके साथ साथ जो हमारी कोस्टल बेल्ट के अजला हैं जैसे बदीन, ठट्ठा, सुजावल, जामशोरों के कुछ इलाके, यहाँ पर जो है एक दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। इवन के आउटस्कर्ट्स ऑफ कराची में भी एक दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। और इसके अलावा ये सिलसिला सिंध के लिए कोई इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ताहम कल से जो है पाकिस्तान के जो शुमाली इलाके हैं, बलाई पाकिस्तान जो है, वहाँ पर एक मॉनसून के हैवी स्पेल्स स्टार्ट होने जा रहे हैं जिनकी तवक्को है कि वो 10 या 12 तारीख तक प्रोलॉन्ग करें।
चलें ठीक है। ये तो ये बताएं कि कभी कभार जो हम बात करते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली ज़्यादा बारिश जो है उसका फोरकास्ट है, मुतवक्के किया जा रहा है, ये जो सिलसिला अभी आपने एक्सप्लेन किया है, इसको आप नॉर्मल समझेंगे कि हर साल जो होता है ये उसी तरह का सिलसिला आ रहा है, या फिर वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर समथिंग हेवियर? देखिए जी, अगर मैं अपर कंट्री के लिए बात करूं तो ये सिलसिला थोड़ा सा इंटेंस रहेगा। रीजन क्या है कि ईस्टर्ली और वेस्टर्ली मॉइस्चर यानी कि मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी इस वक्त है कि मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करने जा रहा है। उसके साथ साथ जो मॉनसून का फ्लो है फ्रॉम ईस्ट साइड, आप कह लें अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से, ये दोनों जो है मुल्क के वस्ती और बलाई इलाकों को मुतासर करने जा रहे हैं कल से। तो इस सिचुएशन में जो है वो वेदर बड़ा इंटेंस हो जाता है, यानी कि जैसे आप कहते हैं ना कि जिसको अक्सर लोग सम टाइम क्लाउड बर्स्ट कह देते हैं, लाइक वाइज सिचुएशन होगी। क्लाउड बर्स्ट इज यानी कि मैं एक दफा फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लाउड बर्स्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया में, स्पेशली जो कि माउंटेन्स के पास होते हैं, वहां पर 1 घंटे में अगर 100 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो इसको हम क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। नॉर्मली ये होता है कि थोड़ी सी इंटेंस रेन हो जाती है तो लोग ये समझते हैं जी क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना हो गया। अगर आपके इलाके में 50 या 60 मिलीमीटर बारिश हो रही है 2 से 3 घंटों में, तो दैट इज नॉट लाइक अ क्लाउड बर्स्ट। अच्छा बताइएगा, जाहिर है टूरिस्टों के जाने का सीज़न है, मौसम है, बहुत से लोग ट्रैवल कर रहे हैं, करते हैं, अभी ऑलरेडी मौजूद हैं या इरादा रखते हैं। ये जो बालाई इलाके हैं, पर्टिकुलरली पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा के हों, गिलगित के हों या फिर कश्मीर के हों, क्या सूरत हाल रहेगी? देखिए, सबसे ज़्यादा जो सिचुएशन जो हैवी रेनफॉल की है, सबसे स्टार्ट होगा नॉर्थ ईस्ट ऑफ पंजाब से, यानी कि आपका कह लें कि सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फिर नीचे लाहौर, फैसलाबाद, इस एरिया से ये सिस्टम, यानी कि इंटेंसिटी वाइज मैं बात कर रहा हूँ, बारिश तो ऑलमोस्ट हर जगह होगी, यहाँ से इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। उसके बाद आप कह लें कि ऑलमोस्ट कश्मीर में जो है वो हैवी स्पेल्स की तवक्को हैं। यहाँ पर जो है वो अर्बन फ्लडिंग्स भी हो सकती हैं सिटीज़ में। उसके बाद जो आपके नदी नाले हैं उनमें फ्लैश फ्लडिंग्स हो सकती हैं, लैंडस्लाइड्स हो सकती हैं। फिर अगर आप आगे चले जाएं, KPK के जो इलाके हैं इनमें आपका कागान, नारान हो गया या सवात हो गया, इन इलाकों में भी हैवी स्पेल्स की तवक्को है। इवन गलियात, मरी में भी हैवी स्पेल्स हो जाएंगे। और अगर आप ऊपर GB की तरफ जाते हैं तो वहां पर जो है वो एक मॉडरेट इंटेंसिटी का थंडरस्टॉर्म रेन होगा, तो वो कदरे इतना सीवियर नहीं होगा। बट आप KPK के जो अपर एरियाज हैं इसको ले लें, उसके बाद गलियात को ले लें, कागान नारान को ले लें या कश्मीर को ले लें, इन इलाकों में इस वीकेंड से लेकर नेक्स्ट वीक के दौरान वक्फे से हैवी स्पेल्स की तवक्को रहेगी। बहुत शुक्रिया अंजुम नज़ीर। शुक्रिया आपका अंजुम साहब। ब्रेक लेंगे, थोड़ी देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग। आज बाय द वे 8 मुहर्रम उल हराम भी है और मुल्क भर में आपको पता है मजालिस जुलूसों का सिलसिला जारी है यकुम से ही, और हिफाजती इक़दामात और ज़्यादा सख्त कर दिए जाते हैं इन अयाम में, इन दिनों में। और हम लोगों को भी कहेंगे कि थोड़े से ज़रा विजिलेंट रहें ऑफ योर सराउंडिंग्स, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद ज़रा विजिलेंट होंगे और देख रहे होंगे तो इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ठाक खैर आफियत से हो जाएगा। अर्लियर वी वर टॉकिंग अबाउट, आप जो है ये जो आप विजुअल्स देख रहे हैं, हम ज़रा बता दें, हम चूँकि बात कर ही रहे हैं कि मुख्तलिफ मकामात जो पर्टिकुलरली जुलूस की गुजरगाहें हैं वहाँ पे कंटेनर्स अगर आप गुजरने वाले हैं वहाँ से तो देख ही लिए होंगे आपने, रख दिए गए थे 2-4 रोज़ पहले ही। अब वो कंटेनर्स बाकायदा असेंबल कर दिए गए हैं और ये रास्ते बंद कर दिए गए हैं हिफाजती इक़दामात के पेश नज़र। और डबल सवारी पे भी ज़रा मोहताती रहिए, पर्टिकुलरली आने वाले 2 दिन 9 और 10 को। और घर से निकलने से पहले अगर आपने किसी एक सर्टेन पॉइंट पे जाना है तो इतना मार्जिन रखिए कि आपको रास्ते में पाबंदी, रास्ते में वक्त ज्यादा लग सकता है, क्योंकि आपको अल्टरनेट रूट्स वगैरह शायद लेने होंगे, तो उसको जरूर आप इन माइंड रखिएगा। पिछले घंटे में हम बात कर रहे थे और अभी जस्ट कैन नॉट गेट ओवर व्हाट हैपेंड इन सवात। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं और हम एक्चुअली चाहते हैं कि जो हुकाम है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, हालांकि अपने आप को रिस्पॉन्सिबल माने या ना माने, क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इसको और क्या उससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ तब्दीलियां आ रही हैं कि नहीं। एक दफ़ा फिर आपको बताएं कि दरिया सवात ने 17 अफराद को नहीं डुबोया, उन बेचारों को हुक्मरानों, सरकारी बाबुओं और रेस्क्यू इदारों की गफलत ने डुबोया है। और ये हम पहले दिन से कह रहे हैं, बिकॉज दे हैड अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब कि कोई डूबता है ना तो इस तरह डूबता है, ये लिटरली एटलीस्ट
घंटा 1.5 घंटे 2 घंटे तक तो ये इंतजार में आ रहे हैं, जा रहे हैं। पहले क्या कर रहे हैं, छोटी गाड़ी में आ रहे हैं, रस्सी लेके आ रहे हैं, रस्सी लेके आ रहे हैं। जो लोग पूछे हैं रस्सी का क्या करें, तो कहते हैं हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो सिर्फ ये रस्सी है। चले जाते हैं, वापस एक और गाड़ी आती है जो एम्बुलेंस टाइप बड़ी गाड़ी होती है, शायद लाशें निकालने के लिए आए थे। वो कहते हैं जी आपके पास क्या है, कहते हैं हमारे पास कुछ भी नहीं है। मतलब एम्बुलेंस आ गई है, Which makes you wonder कि वो प्रिपेयर्डनेस किस चीज की थी। ऑब्वियसली आपने बचाना था ना किसी को जो पानी में फंसा हो, तो किस तरह बचाना था जो पानी में फंसा हो। मतलब तीर से ही अगर वो रस्सी फेंकने की कोशिश कर जाते तो शायद पहुंच जाते। मतलब कोशिश तो नजर आती। और टाइम था, ये भी हो ना कि ये इन अ मैटर ऑफ सेकंड्स ये चीजें हो रही हो कि टाइम नहीं मिला सोचने का भी। There was a lot of time, और इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसीलिए ज्यादा तकलीफ भी होती है इस सानिया के पे बात करके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और इसके जिम्मेदार इदारे अब लाख जवाब पेश करते हैं, लेकिन ये सानिया उस वक्त तक इनका पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक लोगों को यकीन नहीं आ जाता कि हाँ अब हुकूमत ने इतने इंतजामात कर लिए हैं कि ऐसा दिलखराश वाकया दोबारा नहीं होगा। अदालतें भी जिम्मेदारों से हिसाब मांग रही हैं, मांगती रहेंगी। कल पेशावर हाई कोर्ट में सानिया सवात से मुताल्लिक दरखास्तों की समाअत हुई। चेयरमैन इंस्पेक्शन टीम ने एतराफ़ किया कि सानिया में मुख्तलिफ महकमों की कोताही सामने आई है। अदालत ने हुक्म दिया कि गफलत बरतने वालों की जल्द निशानदेही करें, रिपोर्ट जमा कराएं। कल उस दुखी बाप की आहुजारियाँ भी सामने आईं जिसने एक बार फिर पूरी कौम को, जो भी दर्द दिल रखता है ना, दर्द दिल क्या दिल भी रखता है ना अगर, तो आप लरस जाएं। ये क़यामत का मंजर हो सकता है किसी भी बाप के लिए कि वो सामने बैठा है, और आपको पता है फादर्स आर सो प्रोटेक्टिव अबाउट देयर चिल्ड्रन, लेकिन वो सामने बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर सकता। 2 बेटियां और उसका एक भांजा, और जिस तरह वो तड़प रहा था, मतलब आर वी शोइंग और नॉट शोइंग, बिकॉज़ आई डोंट थिंक आई कैन वॉच इट अगेन दो। मैंने 11:22 को कॉल किए और वो था 10:03। जब उनसे मैंने कॉल पे बात किए तो उन्होंने मुझे जवाब दिए कि घंटा से पहले या घंटा तकरीबन हो गए कि आपकी तरफ गाड़ी निकली हुई है। मैंने बता दिया कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, दाएं बाएं मैंने देख लिया कि लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई है। फिर वहाँ से मैं भागकर आया हूँ और अपने बच्चों की तरफ देखता रहूँ, लेकिन मैं देख नहीं सकता था क्योंकि मेरे बच्चे इस हालत में खड़े थे कि मैं उनकी तरफ देख ही नहीं सकता था। उसके बाद फिर मैं बाहर आया हूँ, इतने में गाड़ी आई है और जब गाड़ी के पास में भाग कर गया हूँ तो उन्होंने एक ही रस्सा निकाल दिए। वो रस्सा मैंने उनके साथ खुद ही गाड़ी से निकाले और जब दरिया के किनारे पर लेकर आए उसी रस्से को हमने बिछा दिए। इनसे मैंने पूछे हाँ भाई अभी क्या करना है, उन्होंने कहा कि इस रस्से के अलावा तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मैंने उनको बताया इस रस्से से क्या कर रहे हैं, वो कहते कि बस यही लेकर आए और कुछ नहीं है, और हम कुछ करते। वो गाड़ी चली गई है, रास्ता छोड़ के गाड़ी चली गई है। फिर मैं वहाँ पे भागता हुआ कभी किसके पास जाता रहूँ, कभी किसके पास जाता रहूँ, कभी 11:22 को कॉलता रहूँ, लेकिन 11:22 का नंबर मिल ही नहीं रहा था। तकरीबन आधा घंटे के बाद एक और गाड़ी आई है, बड़ी गाड़ी थी। जब वहाँ मैं भाग कर गया हूँ तो उनसे पूछे हाँ भाई अभी जल्दी करो, मैं आप लोगों के साथ ये सामान निकाल तो क्या कुछ लेकर आए हो। उन्होंने कहा हम कुछ नहीं लेकर आए। मैंने बोला कोई किश्ती, कोई फील्ड जैकेट, कोई ना कोई तो लेकर आए हो। कहते कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो मैंने बोला फिर किस लिए आए हो, फिर आप लोग भी आओ। जिस तरह मैं बेदर्दी से रो रहा हूँ, बेदर्दी से देख रहा हूँ, तो आप लोग भी उसी तरह देखो ना। स्वात के लोग सारे के सारे मेरे गम में, मेरे दर्द में शरीक थे, लेकिन जिस तरह एक बेचारा बाप अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता था। 12 बजे तक मैं अपने बच्चों को पानी में तड़पता हुआ देख रहा था, लेकिन कोई बंदा मेरी मदद के लिए नहीं आए। इसी तरह मेरे साथ सियालकोट वाली फैमिली का भी एक बंदा बाहर था, वो भी बेचारा रो रो के जमीन को सर मार के चिल्ला रहा था, लेकिन उस वक़्त स्वात में कोई बंदा हमारे पास नहीं आया कि हमारी मदद कर सके। सियालकोट वाली फैमिली दो एक करके 10 के 10 बंदे बह गए। उफ, बड़ा मुश्किल है। मतलब ये अच्छा, जिस दिन चलते फिरते 12 इंसानी वजूद दराए सवात में लाशों की सूरत बह गए थे, जिसमें एक बच्चे की लाश अब तक मिली भी नहीं है। बाय द वे उस दिन भी सवालात उठे थे कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का हेलीकॉप्टर कहाँ है, वो किधर था उस वक्त। घंटों थे भाई, देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम।
वो मदद को क्यों नहीं आया? और कल जब खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ और सूबाई चीफ सेक्रेटरी शहाब अली शाह उसी हेलीकॉप्टर के जरिए सवात पहुंचे, तो व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट? वो सवाल तो बन रहे थे ना कि ये तब जब जरूरत थी तो तब ये हेलीकॉप्टर क्या कहा? मैं कहता हूँ हेलीकॉप्टर तो बहुत बड़ी चीज है हुमा, मतलब मैं उनके पास एक रस्से के अलावा और कुछ नहीं, लाइफ जैकेट नहीं थी उनके पास, वो फ्लोट्स नहीं थे कि अगर बह भी जाते हैं, कुछ नहीं था। अच्छा ये देखिए उनका क्या कहना था। बिल्कुल हम हेलीकॉप्टर ही के जरिए पहुंचे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन स्वात का जो वाकया हुआ था वो एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया था। हेलीकॉप्टर के बारे में बहुत ज्यादा ये बात की जाती है कि हेलीकॉप्टर क्यों नहीं पहुंचा। हेलीकॉप्टर जिसमें हम आए हैं ये छोटा हेलीकॉप्टर है, ये रेस्क्यू का हेलीकॉप्टर नहीं है। आपको अच्छी तरह पता है कि रेस्क्यू बजाते खुद एक स्पेशलाइज्ड ऑपरेशन होता है, जिसमें उस हेलीकॉप्टर के अंदर वो साजो सामान भी होना चाहिए जो लोगों को बचा सके। हमारे पास ये जो हेलीकॉप्टर है ये छोटा हेलीकॉप्टर है और ये सफर के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर जरा सा मौसम भी खराब हो तो उसमें वो सफर नहीं कर सकता। और उस दिन जिस तरह का सर रेस्क्यू के हेलीकॉप्टर का बंदोबस्त भी किया गया था, हो गया था, लेकिन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर के पहुंचने से पहले वाकया रुनुमा हो चुका था। और हमारा जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर है उसको एयर एम्बुलेंस में कन्वर्ट कर दिया गया। उस पर कोई हमारे वज़ीर आला साहब भी उस पर सफर नहीं करते। अच्छा ये भी आपको बताएं कि सानिया सवात से मुतालिक कल एक और अहम इंकशाफ कमिश्नर मालाकांड की तहकीकाती रिपोर्ट में हुआ है, और जिसमें बताया गया है कि सानिया सवात से पहले दरियाए सवात के पुश्ते मजबूत किए गए थे, जिससे दरियाए सवात का रुख तब्दील हुआ था। और रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जब सयाह दरिया में उतरे थे तब पानी की सतह बहुत कम थी, मगर बाद में सूरत हाल ऑब्वियसली बदल गई। ये तो खैर सारों का देखा हाल है। और वाकये के बाद दरियाए सवात पर कायम तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और ड्रोन की खरीदारी। ये जब बातें होती हैं ना ड्रोन की खरीदारी, आगे नहीं बताएंगे, अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से बात। महबूब अली हैं हमारे साथ। महबूब अली, वी रियली वांट टू नो, वी आर रियली अपसेट। हम जब ये विजुअल देखते हैं ज़ाहिर है दोबारा से वो गम ताज़ा हो जाता है। पर्टिकुलरली ये जो एक मुतासरा शख्स की गुफ्तगू कल से चल रही है, जिसके 2 बच्चे और एक भांजा इस सानहे की नज़र हो गए। मतलब दिल चीरने वाले अल्फाज हैं, इसकी बेबसी देखी नहीं जाती। सवात के लोगों के क्या तासुरात हैं इस वाक़े को लेके? वो भी इसमें इंतज़ामिया या हुकूमत को जिम्मेदार समझते हैं? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला और हुमा। ये जो स्वात में दिलखराश वाक़या पेश आया है, बाकी मुल्क में तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूरे मुल्क में इस वक्त सोग है, लेकिन यकीनन अगर मैं स्वात की बात करूं तो शायद स्वात में सोग की फिजा कहीं ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि एक तो जब स्वात में सयाह आते हैं तो आमतौर पर यहाँ पर लोग सयाहों को मेहमान कहते हैं, मतलब वो उनको कस्टमर नहीं समझते। स्वात के लोगों का ये ख्याल है कि ये जो लॉस हुआ है तो इसमें स्वात जो है वो इस गम में इसलिए शरीक है कि वो ये कहते हैं कि हमारे मेहमान जो है वो लुक़्मा-ए-अजल बन गए हैं। असल बात यह है अब्दुल्ला के जब ये वाकया पेश आया तो गुज़िश्ता रोज कमिश्नर मलाकन डिवीजन आबिद खान वजीर ने एक रिपोर्ट भी जमा की है इंक्वायरी कमीशन को, जिसमें उनका ये कहना है कि ये जो दरिया था तो गुज़िश्ता दिनों इसका रुख जो है ये दूसरी तरफ मोड़ दिया गया था। लेकिन अब्दुल्ला सवाल ये है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट जिसका मैंडेट ये है कि वो हिफाजती पुश्ते तो तामीर करे, लेकिन ये पुश्ते उस वक्त तामीर करनी चाहिए जब दरिया का फ्लो कम होता है, यानी ये दिसंबर में, नवंबर में, जनवरी में, उन महीनों में इनको हिफाजत पुश्ते तामीर करनी चाहिए थी। लेकिन जाहिर बात है कि सबको पता है कि मई में, जून, जुलाई, अगस्त ये वो महीने होते हैं कि जब यहाँ पर बारिशें बहुत होती है, जब हीट वेव ज्यादा होता है तो फिर दरिया का फ्लो भी ज्यादा होता है। ऐसे मौके पर हिफाजत पुश्ते तामीर करना ये किसी की समझ में नहीं आती। सबसे पहले बात तो यह है कि इसमें इरिगेशन डिपार्टमेंट का सबसे बड़ा गफलत है, नंबर 1। दूसरी बात अब्दुल्ला ये है कि दरियाई स्वात में गुज़िश्ता 2 सालों से गैर कानूनी माइनिंग हो रही है, और ये माइनिंग जो है ये ख्वाजाखेला से लेकर लंडाके के मुकाम तक ये पूरा दरिया जो है ये सूबाई हुकूमत ने सिर्फ 6 करोड़ रुपए की एवज फरोख्त किया है, जिसका नुकसान ये हुआ है कि दरिया के बीच में जगह जगह पर कुएं बन गए हैं, गड्ढे पड़ गए हैं, टेले बन गए हैं,
अब अगर खुदा न खास्ता कोई दरिया स्वात में गिरता है तो खुद रेस्क्यू के लिए भी ऑपरेशन करना इसलिए भी मुश्किल होता है कि कोई बच्चा, कोई खातून, कोई मर्द अगर गिर जाए और वो उस गड्ढे में, उस कुएं में नीचे अगर वो दब जाए तो फिर उसको डूबना कहां पर मुमकिन होगा। बार बार यहाँ पर मकामी मीडिया की जानिब से भी कहा गया, लेकिन इंतजामिया की जानिब से ये जो क्रश माफिया है, ये जो रेत और बजरी माफिया है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। दूसरी सबसे बड़ी कोताही ये थी। तीसरी अहम वजह ये थी अब्दुल्ला कि जिस तरह रिपोर्ट में कहा गया है कि जब रेस्क्यू को कॉल की गई तो रेस्क्यू का वो ऑफिस जो कि इस जगह से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर के फासले पे है, उनकी गाड़ियां 20 मिनट के ताखीर से पहुंची। अच्छा, जब वो लोग पहुंचे भी तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यानी इनको ये बताया गया था कि दरिया के बीच में कुछ लोग स्ट्रैंडेड हो गए हैं। अब अगर कुछ लोग दरिया के अंदर स्ट्रैंडेड हो गए हैं तो आपके पास क्या है? आपके पास रस्सियां है, आपके पास कश्तियां है, आपके पास गोताखोर है, यानी आपके पास कुछ भी नहीं था। दोबारा आप अपने ऑफिस को फोन करते हैं और ये चीज मंगवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब रस्सियां और दीगर अशिया पहुंचती है तो उस वक्त पानी बहाव इतना ज्यादा हुआ था कि वो तमाम के तमाम जो 17 लोग वहां पर खड़े थे उस टेले पर, तो वो तमाम के तमाम बह गए थे। तो इसमें एक इदारे की गफलत जो है वो नहीं है। फिर यहाँ पर एक इदारा है जिसका काम यह है कि वो फ्लड वार्निंग जारी करता है। जिला इंतजामिया हर तहसील में, स्वात के 7 तहसील है और हर तहसील में एक यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर बैठा होता है, यानी ख्वाजा का असिस्टेंट कमिश्नर कहाँ पे था, मटा का असिस्टेंट कमिश्नर कहा था, स्वात का असिस्टेंट कमिश्नर कहा था। और यकीन करें कि जब हम खुद स्पॉट पर पहुंचे तो उस वक्त इंतजामिया का कोई फर्द मौजूद नहीं था, ये बाकी लोग जो थे ये आखिर में पहुंचे। यानी कोताही जो है वो किसी एक इदारे ने नहीं की है, ये हमारी बदकिस्मती है कि इस दौरान जो है ये कोताही। ये 3 किलोमीटर दूर जो रेस्क्यू 1112 का 1122 जो बेचारा बाप भी बार बार कह रहा था कि दर्जनों कॉल्स वो कर चुका था, नंबर नहीं मिल रहा था, नंबर मिला तो वो एक रस्सा लेके आ गए। इनके पास कोई सामान नहीं है किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, आपको पता है, मतलब सैलाब है, क्योंकि ज़लज़ला है, कुछ भी है। इसलिए भी महबूब अली हम ये बात कर रहे हैं कि आप भी यही बात कर रहे हैं और देखा भी यही जा रहा है कि वो अभी स्ट्रैंडेड है, वो अभी डूबना शुरू नहीं हुआ था, वो पानी के अंदर नहीं थे, वो उस टीले पे स्ट्रैंडेड थे। तो उनको निकालने के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था। चले फाइन, अगर पानी में चले गए हैं और कोई गोताखोर, कोई डाइवर्स नहीं है उनके पास, वो बात की बात बनती है। अभी तो वो खड़े थे वहां। बिल्कुल हुमा, हैरानी की बात यह है कि रेस्क्यू के पास इस वक्त सिर्फ स्वात में 60 से ज्यादा एहलकार जो है वो उन्होंने भर्ती की है, और इनके रिकॉर्ड ये शो करता है कि इन 60 अफराद में 8 ऐसे अफराद है जो कि गोताखोर है। अब अगर आपके पास गोताखोर भी है, आपके पास लाइफ जैकेट भी है, तो आपने बर्वक्त उनको क्यों नहीं भेजा? अच्छा, एक जराए ने हमें ये भी कंफर्म किया है कि जब ये पूछा गया कि आपने गोताखोर को क्यों नहीं भेजा ताकि वो उन लोगों को बचाने की कोशिश करे, तो बीच में ये बताया गया कि उनके पास एक गोताखोर ऐसा है कि जिनको दरिया या रिवर फोबिया है। तो इस पर हैरानी की बात की गई कि आपने कैसे गोताखोर को भर्ती किया है कि जिनको खुद रिवर फोबिया है। तो फिर उसे जब ये क्वेश्चन किया गया कि फिर आपने ऐसे बंदे को भर्ती क्यों किया गया है, तो ये बताया गया कि उन पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर था। जो रेस्क्यू 112 के हेड थे, जब उनसे ये पूछा गया, यानी तो ये पॉलिटिकल प्रेशर वाली भर्ती है ना, फिर ये सियासी भर्तियां हैं। फिर इसमें एक्चुअली कितने लोग प्रोफेशनल हैं या कितना एक्चुअली काम कर सकते हैं, ये भी एक बहुत अहम सवाल है। दूसरा ये, क्या आपने देखा होगा महबूब, नहीं, अगर गोताखोर ऐसा ले लिया जिसको वाटर फोबिया है, मतलब उसको तो फिर हम क्यों इतना नाम दे रहे हैं। दूसरा तो इसमें तो हमें महबूब अली ये भी लग रहा है कि इन 60 लोगों में बहुत से ऐसे लोग भी भर्ती होते होंगे जो काम करते ही नहीं होंगे, जो वहां आते ही नहीं होंगे, या पॉलिटिकल भर्ती। हाँ, बेसिकली वही होगी। बिल्कुल अब्दुल्ला, हमें भी हैरानी है कि शायद 60 लोगों में हो सकता है कि 4-5 ऐसे बंदे हो जो कि मेरिट पर भर्ती हो गए हो, क्योंकि अगर ये लोग मेरिट पर होते तो कम से कम एक इंसान का जो कॉमन सेंस है वो ये काम तो जरूर करता है कि अगर दरिया के अंदर लोग स्टैंडर्ड हो गए तो आपके पास कौन सा सामान होना चाहिए। फिर आपके पास यानी रेस्क्यू 112 का इदारा है, उनके पास लाइफ जैकेट भी नहीं है, आपके पास गोताखोर भी नहीं है, आपके पास कश्तियां भी नहीं है, आपके पास वो जो एक रूप गन है वो भी नहीं है, आपके पास रस्सियां भी नहीं है। तो फिर ये रेस्क्यू का इदारा exactly, वो रोप गन जो स्लिंग शॉट की तरह इस्तेमाल होती है। और हम ये भी सराउंडिंग्स भी जानेंगे हुमा, कितना अंदर का इलाका है या कितना मेन का इलाका है, ये जरा हमें सराउंडिंग समझाएं। हालांकि आपने अभी हमें बताया है कि इनका जो हेड ऑफिस है वो 3 किलोमीटर दूर है, जो विच इज रियली नथिंग। तो हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा मतलब क्विक रिस्पॉन्स का मतलब है कि बहुत ही क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए। यहाँ रिस्पॉन्स का ना होना ये इंडिकेट कर रहा है कि लोग ही अवेलेबल नहीं थे।
अगर होते इसी काम के लिए, वो तो सामान तो खैर था ही नहीं, लेकिन इनके पास मैन पावर भी नहीं है। ये नजर आ रहा है कि ये पेपर वर्क में इन्होंने भर्ती किए हुए हैं लोग, बट दे आर नॉट एक्चुअली वहां काम करने के लिए कोई नहीं है। बिल्कुल हमें ऐसा ही लगता है। और देखिए, अगर हम पूरे स्वात की बात करें तो जाहिर बात है कि दरिया स्वात का आगाज तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये कालाम से होता है, फिर नीचे स्वात का जो आखिरी मकाम है वो लंडाके का मकाम बनता है। ये तो तकरीबन कोई 150 किलोमीटर तवील ये बेल्ट है। लेकिन अहम सवाल यह है कि जहां पर सयाह उतरते हैं, जहां पर सयाह दरिया के किनारे पर एंजॉय करते हैं, जहां पर होटल्स अवेलेबल है, तो शायद ये टोटल बेल्ट जो है ये 8 से 9 किलोमीटर भी नहीं होगा। यानी आपके जितने भी यहाँ पर इदारे हैं, चाहे वो पुलिस के इदारे हैं, चाहे वो इंतजामिया के इदारे हैं, चाहे वो सिविल डिफेंस है, चाहे वो इरिगेशन के डिपार्टमेंट है, आप अगर 8-9 किलोमीटर में भी लोगों को नहीं बचा सकते, आप अगर यहाँ पर भी स्पेशल पुलिस फोर्स को आप यहाँ पर आपके पास जो सियाहत के हवाले से पुलिस है, आप उनको नहीं डिप्लॉय कर सकते, तो इससे बड़ी कोताही क्या होगी। दूसरी अहम बात यह है कि ये जो बाईपास रोड है, तो ये स्वात का जो मरकजी शहर है मिंगोरा, ये उसका हिस्सा है। और ये जो रेस्क्यू 2 का ऑफिस है, ये भी बिल्कुल मिंगोरा के साथ एडजेसेंट है। यानी बाईपास रोड जहां पे दरिया बहता है, खुदा ना खास्ता ये कोई बहरीन या कालाम या दूर का इलाका नहीं था कि जहां पे रेस्क्यू की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती थी। यानी रेस्क्यू का ऑफिस जो है वो भी हेडक्वार्टर में है और ये वाकई भी हेडक्वार्टर में हुआ है। तो आप अगर यहाँ पर लोगों को नहीं बचा सकते, तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं दूर अफ्तादा इलाके में ऐसे वाकयात एस्टैब्लिश करना चाहते हैं महबूब अली आपकी बात से कि ये मिंगोरा का ही हिस्सा है ये इलाका, और ये रेस्क्यू का हेडक्वार्टर भी यहीं पे वाक़ है, और ये वाकया भी उसी हेडक्वार्टर में हुआ है। सो अगर यहाँ नहीं बचा पाए लोगों को, और तो जो लोग तो छोड़ ही देना। और जो लोग हमें देख रहे हैं उनको ये भी बताना चाहते हैं कि दुनिया में जब भर्तियां होती है ना, मतलब इस किस्म के ऑपरेशंस के लिए कोई रेस्क्यू एहलकार हो, उनके जो गाड़ी चला रहे होते हैं ना ड्राइवर्स, उनमें भी कोई स्किल सेट होता है कि उनकी भी अगर जरूरत पड़ जाए, एक तो कितनी जल्दी वो उस जगह पे पहुंचते हैं, उसके बाद वो कितना असिस्ट कर सकते हैं, मतलब एक एक शख्स की यूटिलिटी होती है। यहाँ तो ये कह देना कि जो गोताखोर लिया हुआ है, जो ड्राइवर लिया हुआ है, वो पानी से डरता है, इज अ जोक, इट इज अ जोक। इसलिए बाकियों का क्या एक्सपेक्ट करना कि बाकियों का स्किल सेट क्या था। अच्छा, अब वैसे हम एक्सपेक्ट ये करेंगे ना कि तजावुजात के खिलाफ ठीक है ऑपरेशन हो गया, लेकिन रेस्क्यू का कोई सामान पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई वो जो रस्सी पहुंचाने वाला वो जो शॉट होता है, क्या कहते हैं उसे, जो भी है वो एरो होता है, कोई लाइफ जैकेट्स, कोई कश्तियां, कुछ पहुंचा इन लोगों के पास। अब तो हम देखेंगे, अब हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जी अब तो ऐसा कोई स्टेट ऑफ द आर्ट मामला हो गया होगा, क्योंकि एक हफ्ता बहुत होता है काम करने के लिए। अब्दुल्ला, ये भी मतलब बड़े अफसोस की बात है कि तकरीबन आज से 2 रोज कबल जब यहाँ के एक सूबाई वजीर है डॉक्टर अमजद, उनसे मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमारे पास खबर ये है कि सूबाई हुकूमत ने मजमूई तौर पर 30 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है, जिनमें से 10 ड्रोन्स ऐसे हैं जो कि कम अज कम एक मौके पर 2 से 3 अफराद को अगर वो दरिया में स्टैंडर्ड कर जाए, वो वहां पे यानी दरिया के बीच में फंस जाए, तो उनको निकालने में मदद कर सकते हैं। साथ में उनका ये कहना था कि 20 हमने छोटे छोटे ड्रोन जो है वो भी हायर कर लिए हैं कि जिनकी मदद से हम सिर्फ लाइफ जैकेट जो है वो पहुंचा सकते हैं। लेकिन हुकूमत का काम तो बड़े आराम का काम होता है। अभी उन्होंने ऑर्डर किए हैं, अभी उनके लिए पैसे निकाले जाएंगे, फिर खरीदे जाएंगे, फिर ये जो जहां पर ये हमारे दरिया है, मलाकन डिवीजन में, हजारा डिवीजन में, स्वात में, दीर में, चित्राल में, वहां पर पहुंचाए जाएंगे। तो शायद ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होगा, जब तक शायद ये मानसून का सीजन और ये जो साल 2025 है ये शायद गुजर गया होगा, तो उसके बाद ये लोग खरीदेंगे, क्योंकि फिलहाल स्वात में कोई नई मशीनरी नहीं आई है, कोई नई इक्विपमेंट जो है उसकी कोई इतलात जो है न आई है और न हमारे साथ शेयर की गई है। बहुत शुक्रिया महबूब अली, नुमाइंदा जियो न्यूज़ से बात से हमें कर रहे थे। हम शॉक्ड हैं, मतलब हम उदास और हार्ट ब्रोकन तो थे ही थे, लेकिन वी आर शॉक्ड कि वहाँ वैसे रेस्क्यू होना भी नहीं था शायद इन्होंने। दे वर नॉट इक्विप्ड फॉर इट, दे वर नॉट केपेबल फॉर इट, दे वर नॉट ट्रेन्ड फॉर इट, दे वर नॉट इवन देयर। यही देख लें आप। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। कराची में कुछ अरसे से ट्रैफिक हादसात में आपको पता है हम रिपोर्ट करते रहे हैं, बहुत से लोगों की जान जा रही थी, और इसमें एक पहलू ये भी है कि हमारे शहरी ट्रैफिक कवानीन का एहतराम नहीं करते। इंतज़ामिया ने हादसात की रोकथाम के लिए हैवी ट्रैफिक के औकात की पाबंदी समेत कुछ इक़दाम उठाए, मगर उसके क्या नतीजे निकले हैं इतने हौसला अफजा तो नहीं है। सिंध पुलिस अब एक और काम करने जा रही है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन के मुताबिक ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के लिए अलग से ट्रैफिक अदालतें बनाई जाएंगी।
ये फैसला इसलिए किया गया है कि नए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब जुर्माने 5,000 से बढ़कर 2.5 लाख रुपए तक किए जा सकेंगे। शहरियों को इख्तियार होगा कि वो अदालत में जुर्माना चैलेंज कर सकते हैं। ट्रैफिक अदालतों में शहरी को कानून की खिलाफ वर्जी के सबूत दिखाए जाएंगे। काबीना नए ट्रैफिक कवानीन पहले ही मंजूर कर चुकी है। और सिर्फ वज़ीर आला सिंध के दस्तखत बाकी हैं। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक चालान का म्यूनिसिपल सिस्टम में बंद कर दिया जाएगा, हाँ, ताकि शफाफियत पर कोई ऑब्वियसली उंगली ना उठा सके और चालान को कोरियर के जरिए घर पहुंचाया जाएगा। अच्छा, और कुछ आप बता ताहम ये ट्रैफिक अदालत है कैसे काम करेगी, इनके इख्तियारात किस हद तक होंगे, कितने वर्षों चलेंगे ये मुकदमात, बहुत कुछ है। वैसे पहला सवाल तो यही उठेगा। अमीन अनवर नुमाइंदा हमारे साथ हैं। अमीन, ये बताइएगा कि ये सबूत वाली जो बात हो रही है पूरी अगर अदालत में मामला चलेगा तो सबूत कहाँ से आएगा? मतलब हम तो कब से इंतजार कर रहे हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो बन जाए, पूरी तरह मुकम्मल हो जाए, तो कहाँ से इनको सबूत मिलेंगे? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। पहले ही प्रोसिक्यूशन पर इतना दबाव है और जब ये ई चालान का सिलसिला शुरू करेगी पुलिस, तो जाहिर है जब मामला कोर्ट में जाएगा तो उसमें एविडेंस भी पेश करना पड़ेगा, जिसमें सेफ सिटी कैमरों को एक बड़ी पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी जो अभी मोटरसाइकिल हैं उनकी रजिस्ट्रेशन का जो इशू है वो अभी खासा अल्तवा का शिकार है। बहुत बड़ी तादाद में मोटरसाइकिल हैं, तकरीबन 25 से 30 लाख मोटरसाइकिल महकमा एक्साइज का ये कहना है कि बताई जा रही हैं जो रजिस्टर्ड है, और उनको नई नंबर प्लेट्स जो है वो जारी की जाएगी, क्योंकि जो पहले नंबर प्लेट्स लगी हुई हैं वो रीडेबल नहीं है और सेफ सिटी कैमरे जो है उनके नंबर डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये इकदाम उठाया गया है कि अब बड़ी नंबर प्लेट्स जिन पे जो नंबर्स हैं वो लिखे होंगे और उसके बाद सेफ सिटी कैमरे जब उनको डिटेक्ट करेंगे तो ई चालान के जरिए ये कहा जा रहा है पहले तो वो चालान उनके घरों तक पहुँचाया जाएगा और उसके बाद एविडेंस जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। इससे पहले भी कवानीन मौजूद है। मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस की सेक्शन 166 के जरिए शहरी अगर समझते हैं कि उनका जो चालान है वो गैर कानूनी तौर पे किया गया है तो वो उसे इलाका मजिस्ट्रेट के सामने जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। और जहां तक बात हो रही है नई कोर्ट्स बनाने की, अगर नई कोर्ट्स बनाने की तरफ जाएगी सिंध हुकूमत तो उसके लिए खासा वक्त दरकार होगा, क्योंकि नई अपॉइंटमेंट्स होंगी, कोर्ट्स बनेंगी, इमारतें तामीर होंगी। जबकि इससे पहले भी हमने देखा है कि इस तरह का अगर कोई स्पेशल लॉ या कानून बनता है तो जो इलाका मजिस्ट्रेट्स हैं उनको या फिर जिले भर में कोई एक वाला मामला है, आपको पता है ये बड़ा पुराना है, वो डेलीगेट कर दी जाती है। कच्ची नंबर प्लेट मिल जाती थी और फिर कुछ डिले था, वो जो बैकलॉग था कच्ची और पक्की नंबर प्लेट वाला वो क्या खत्म हो गया और जो लोग पुरानी व्हीकल चला रहे हैं जिनके पास ये नए डिजाइन की नंबर प्लेट नहीं है और उनके लिए क्या अहकामात हैं? वो ऑनलाइन कहीं रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं टू गेट अ न्यू नंबर प्लेट, और अगर कराएंगे तो वो कितने दिन में आ जाएंगी? क्योंकि पकड़ दकड़ उन लोगों के खिलाफ भी हो रही है जिनके पास एक्चुअल ओरिजिनल नंबर प्लेट्स हैं लेकिन वो पुराने डिजाइन की हैं। जी बिल्कुल, यही इशू है। सिविक सेंटर में जो रजिस्ट्रेशन का महकमा है उनके पास इतनी इस्तेदाद ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में अचानक से ये काम शुरू कर सकें। बहुत सारे शहरी, हमने देखा है कि रोज़ाना ये मामला होता है सिविक सेंटर पर कि शहरियों की एक बड़ी तादाद वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन उनके पास जो महकमा एक्साइज का जो महकमा है जो रजिस्ट्रेशन करता है उनके पास इतनी इस्तेदाद ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी तादाद में फ़ौरन से ये काम शुरू कर सकें, क्योंकि अब तक हज़ारों शहरियों ने नई नंबर प्लेट्स के लिए जो है महकमा एक्साइज से रुजू किया है, लेकिन उनके पास भी नंबर प्लेट्स नहीं है। लेकिन उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस जो है वो चालान करने में बहुत ही तेज़ी के साथ लोगों के चालान कर रही है और शहरियों में खासा गम गुस्सा भी पाया जाता है कि अचानक से ये काम शुरू कर दिया गया है, जबकि अभी तो पुरानी वाली नंबर प्लेट्स का भी मामला नहीं हल हुआ था कि अब ये अचानक से नई नंबर प्लेट्स का जो शोशा है ये छोड़ दिया गया और शहरियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोगों के चालान किए जा रही है ट्रैफिक पुलिस, लेकिन जो नई नंबर प्लेट्स हैं इसका कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया। ये वाली बात अमीन बताएं। अब बैकलॉग तो हुकूमत की, देखिए शहरी हुकूमत की तरफ से बैकलॉग था ना, तो लोगों ने तो कितनी ऐसी बाइक्स हैं जिनको नंबर प्लेट्स नहीं मिले, लाखों और लाखों चले कर ले, उसमें उनका कसूर तो ना हुआ, तो इस इश्यू को कैसे सेटल करेंगे? क्या वो अपना अप्लाई किया हुआ टोकन दिखाएंगे तो वो चालान से बच सकेंगे? और अब तो बढ़ भी गए हैं, उनकी लाइसेंस फीस वगैरह भी बढ़ गई है और ये सारा कुछ, तो अब किस तरह मैनेज होगा ये सब?
जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस को या सिंध हुकूमत को, महकमा एक्साइज को चाहिए था कि वो लोगों को एक टाइम फ्रेम देते, एक टाइम लिमिट देते कि इतने अरसे में आप नई नंबर प्लेट्स जो है वो हासिल कर सकते हैं, और नई नंबर प्लेट्स महकमा एक्साइज के पास दस्तयाब भी होनी चाहिए थी। पहला सवाल तो ये है, लेकिन उनके पास इतनी बड़ी तादाद में, जो कि उनका अपना डेटा कहता है कि 25 लाख से ज़ायद मोटरसाइकिल उनके पास रजिस्टर्ड है, तो उनको नई नंबर प्लेट जो है वो जारी होनी है। तो इसमें से तकरीबन आप अंदाज़ा किया जा सकता है कि 6000 लोगों ने पिछले चंद दिनों में अप्लाई की है, लेकिन उनको अभी तक नई नंबर प्लेट जो है वो नहीं मिल सकी। शहरियों ने काफ़ी शिकायत की है। सोशल मीडिया पे भी ये मामला खासा गर्म है और शहरियों में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है कि कम से कम जो चालान की रकम बढ़ाने की बात थी, मतलब ये अभी वजीर आला से होना है साइन ये कानून, लेकिन वैसे तो काबीना से मंजूर हो गया है। नए कवानीन के मुताबिक किस खिलाफ वर्जी पर कितना चालान होगा, और हम इनकरेज ही करते हैं कि जी अच्छे भारी जुर्माने होने चाहिए, लेकिन ये तो हजारों से बात लगता है लाखों में चली गई है। जी बिल्कुल, हमारी सूबाई वज़ीर कानून ज़िया लंजार से भी इस हवाले से बात हुई थी, जब एक ड्राफ्ट जो है वो सोशल मीडिया पे भी गर्दिश कर रहा है, जिसमें चालान की जो रकम है 2.5 लाख 2 लाख और इस तरह बताई जा रही है नामुकम्मल डॉक्यूमेंट्स पे, वन वे की खिलाफ वर्जी पे, और उसके बाद गाड़ी जो है वो डिटेन कर ली जाएगी, और जब ज़्यादा खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके बाद उनका लाइसेंस जो है वो भी मनसूख कर दिया जाएगा। ताहम उन्होंने ये कहा है कि तमाम चीज़ें जो है अभी अंडर प्रोसेस हैं और अभी तक हतमी तौर पर कोई चीज़ सामने नहीं आई है। नए रूल्स बनाने के हवाले से मैंने उनसे सवाल किया था कि सिंध हुकूमत ने ट्रैफिक लॉज में तब्दीली के हवाले से जो कवानीन बनाए हैं उसके हवाले से कुछ है तो बताया जाए। उनका कहना था कि अभी तक इस पर काम जारी है और अभी तक कोई इसी ड्राफ्ट को हतमी शक्ल नहीं दी गई है। अभी ये तमाम चीज़ें इन प्रोसेस हैं, जिसका जैसे ही ये चीज़ें फाइनल होंगी तो शेयर की जाएंगी हमारे साथ भी। तो अभी तक ये बातें जो है वो तक जरूर आई है, लेकिन यही खबरें यही है जी। बड़ा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि अगर नंबर प्लेट्स की एक तो फीस हमें बता दें, बहुत से ऐसे मोटर बाइक्स वाले हैं जिन्होंने फीसें अदा की हुई हैं, उनको टोकन मिला हुआ है, उसके बावजूद उनके चलान हो रहे हैं। तो ये गरीब आदमी के लिए तो बड़ा मुश्किल हो गया। टोकन दिखा के टोकन हम लोगों को यहाँ एजुकेट भी करना चाहते हैं कि अगर नई अप्लाई की हुई नंबर प्लेट का टोकन है तो क्या मजाज अफसर के पास या एहलकार के पास ये इख्तियार है कि फिर भी वो चालान करे? जी बिल्कुल, इख्तियार नहीं है ट्रैफिक पुलिस के पास। अगर किसी के पास उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और अगर शहरी समझते हैं कि उनका नाजायज़ चालान किया गया है, पुलिस ने उनके साथ ज़्यादती की है, तो उसके खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट के पास वो जा सकते हैं और उस चालान को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। और शहरी ये अपने तौर पर भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसके लिए किसी वकील की खिदमत हासिल की जाए, क्योंकि ये इंतहाई मामूली सा मामला है। और शहरी समझते हैं कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो ये चालान गैर कानूनी तौर पे किया गया, तो वो इसको चैलेंज करें और अदालत को ये पूरा इख्तियार हासिल है कि वो मतलब चैलेंज करें तो फिर अदालत में मतलब वो फिर धक्के खाएं। ये छोटे छोटे काम होते हैं और अक्सर लोग ये पी जाते हैं, पैसे भी दे देंगे किसी तरीके से कि उन्हें अदालतों का चक्कर ना शुक्रिया आपका अमीन अनवर। लेकिन जाहिर है बहुत 25 लाख अगर मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड है महकमा एक्साइज के पास, तो वो 25 लाख मोटरसाइकिलों को नई नंबर प्लेट हासिल करना is a task. It's a task. It's not going to happen. Task and at least इसमें चंद महीने तो लगेंगे, शायद साल भी लग सकता है। नहीं, और फिर वो काम जब हो रहा होता है तो वो नंबर प्लेट्स खत्म हो जाती हैं। We have seen that in the past as well. फिर वो एक लैग आ जाता है, एक वेट हो जाता है। आवाम के लिए बहुत मुश्किल है, और खासतौर पे जिन्होंने अप्लाई भी किया और उनको ना मिल रहा हो, इट्स नॉट देयर फॉल्ट। तो ये पूरे निजाम को जरा कुछ लीनियंसी देनी चाहिए लोगों को, और इसका कोई टाइम फ्रेम तय करें, क्योंकि 25 लाख मोटरसाइकिलें तो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते या 3 हफ्ते या चंद महीने में अपनी नंबर प्लेटें शायद नहीं बदलवा सकती, और शायद महकमे के लिए भी पॉसिबल नहीं है इतनी बड़ी तादाद में नंबर प्लेटें फौरन बिल्कुल अपनी कैपेसिटी भी देखें और फिर आसान करें, और लोगों को कुछ टाइम फ्रेम भी जरा ज्यादा दें। अच्छा जी, आपको पता है दुनिया में कितनी जंगें हो रही हैं, कितनी जंगें हुई हैं दुनिया में। हालिया तनाज़ात और जंगों में जदीद टेक्नोलॉजी खुसूसन AI मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल किसी उसूल, ज़ाब्ते और कानून के तहत नहीं है। ये मस्नूई ज़हानत और टेक्नोलॉजी सिविल मिलिट्री तनसीबात और अफराद में भी तमीज़ करके इस्तेमाल ना किया जाना बड़ा इंसानी अलमिया बनता जा रहा है। ऑब्वियसली इस पे मज़ीद ट्रायल वगैरह अभी तो बहुत अरसा चलने चाहिए थे, लेकिन वो एकदम से इन यूज़ भी आ गए हैं। ये रिपोर्ट है, इसमें काफ़ी डिटेल में बताया गया है तारिक मोइन सदीकी की। लेट्स वॉच। हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए मौजूद हैं
डॉक्टर राना शहजाद कैसर साहब, जो आजकल सिंध के महकमा IT में डायरेक्टर जनरल हैं, एक जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मतलब एक ख़तरनाक सूरत हाल ही है साइबर अटैक्स वगैरह की, अगर हम बात करते हैं, ख़ास तौर पे अगर उसको जंगी तनाज़र में रखा जाए तो लगता है कि इससे बचना भी बड़ा मुश्किल होगा। और जहां हम देखते हैं कि लॉज एंड बाय लॉज ऑफ वॉर के जंगों में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, जब उनकी खिलाफ वर्जियां हो रही हैं तो ये तो बड़ा नया मामला है, इसको कौन फॉलो करेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से आपने देखा कि ये बेसिकली दिस इज कॉल्ड इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आपने इस वॉर में भी देखा जो रिसेंटली अभी जैसे तस्करा भी हुआ है कि ये वॉर जो है ये बिकम टेक्नोलॉजी हैज बिकम वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर इसका इम्पैक्ट जो है टेक्नोलॉजी से अटैक्स का वो बहुत बड़ा वाइडर स्केल पर है। जैसा कि लास्ट टाइम आप IDF जो है इसराइली डिफेंस फोर्स के हेड कोहावी ने भी ये बात की कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका भी जिक्र भी किया गया, लेवेंडर और गॉस्पेल। वो टेक्नोलॉजी ये करती है कि इनको एक दिन में 100 से ज्यादा बॉम्बिंग टारगेट्स आइडेंटिफाई करके देती है और रिकमेंड करके देती है कि जहां जहां पे आप टारगेट्स करें। लेकिन यही काम जब आप ह्यूमन टारगेट्स या ह्यूमन एनालिसिस से लेंगे तो वो बेसिकली 50 टारगेट देने में 1 साल लेता है। तो यू नो हाउ डिफिकल्ट द इम्पैक्ट ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज। तो इसमें जरूरत है कि हम इसमें लेजिस्लेशन लाएं और दुनिया भर के जो बेहतरीन इदारे हैं जैसे कि सिविल सोसाइटी हैं, ह्यूमन राइट्स हैं और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो अपना रोल प्ले करें। डॉक्टर साहब ये तो ऐसा लगता है कि अभी तो ये कुछ अरसे ऐसे ही बिल्कुल विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन एंड विदाउट एनी कंट्रोल एंड चेक एंड बैलेंस चलेगा, क्योंकि जाहिर है दुनिया स्टिल लर्निंग, डेवलपिंग, लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कुछ मुल्क बहुत आगे हैं, कुछ और खास तौर पे डॉक्टर साहब जहां टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर चल भी रही है वो भी बड़े एड हॉक बेसिस पे लगता है कि ये ऑन द गो ट्रायल एंड एरर भी हो रहा है। इट्स नॉट ट्राइड एंड टेस्टेड बिफोर। बिल्कुल ऐसे ही है, दिस इज कॉल्ड उर्दू में हम ये कह सकते हैं छुतरे बेमुहा। इस वॉर को हमें जरूरत है कि लेजिटिमेट कवर में लाने की, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ जो हैं वो ये कहते हैं कि आर्मी जो है वो डिफरेंस क्रिएट पैदा करे और वो डिफरेंशिएट करे सिविल सोसाइटी में, सिविलियंस में और आपके कॉम्पिटेंट्स में, कि वो आपने अटैक्स करने कॉम्पिटेंट्स को करने। अभी यहाँ इशू ये है कि जो अटैक्स हो रहे हैं वो इनडिस्क्रिमिनेट हो रहे हैं, किसी किस्म का डिफरेंस नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारे हॉस्पिटल, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग जो है वो अटैक्स, उन पर अटैक हुए जो कि एक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। वहां पे तो इजराइल वाले मामले में तो ऐसा लगता है कि इंटेंशनल भी है, क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा कोई खित्ता तो है नहीं जहां पे हमले किए चले जा रहे हैं और उन्हें पता ना हो कि ये वो कर किधर रहे हैं। अच्छा, ये हमलों, निशानदही और आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टारगेट के अलावा और किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब जब दुश्मन मुल्कों के सिस्टम्स या वेपन सिस्टम्स को जैम या हैक करने की बात करते हैं, या उनके बिजली की तरसील के निज़ाम को जैम या हैक करने की बात करते हैं, या इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स को जैम करने की बात करते हैं, तो इट ऑल्सो कम्स अंडर दिस। यस, देखिए बेसिकली ये होता क्या है, इस वॉरफेयर में हो क्या रहा है, होता ये है कि हम इनके डिजिटल अटैक्स में कंप्यूटर सिस्टम, IT के नेटवर्क्स को टारगेट करते हैं, जिसमें दुनिया भर में आपने देखा होगा कि अब ज्यादातर ये जो हमारी सिविल सर्विसेज हैं जिसमें पावर ग्रिड्स हैं, बिजली की तरसील का निजाम है और वाटर सिस्टम है, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज हैं, ये तमाम की तमाम कनेक्ट हो चुकी हैं आपके डिजिटलाइजेशन और ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम के बाद एक डिजिटल सिस्टम में ये कन्वर्ट हो चुकी है। लिहाजा इसको टारगेट करना आसान है। तो दूसरी बात ये कि इस अटैक में सबसे बड़ी बात ये है कि एसिमेट्रिक अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स। इसमें यू कैन नॉट इमेजिन कि अब होने क्या वाला है। जैसे अभी जिक्र भी हुआ कि जब यूक्रेन पर अटैक हुआ तकरीबन 2,30,000 लोगों को जब पावर स्मार्ट ग्रिड को हैक किया गया कि वहां पर बिजली का तरसील का निजाम ही ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से तकरीबन 2.5 लाख लोग को बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ इसका। तो क्या अब इस बात से हम ये अखज़ करें कि ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कहीं भी हो सकता है और कोई प्रिवेंशन इसके अगेंस्ट नहीं हो सकती? मतलब आप कितना प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने सिस्टम्स को कि कोई साइबर अटैक ना हो? यस, विजिलेंस इज वन थिंग, बट हमने तो हर सिनारियो में देखा है। यस, बिल्कुल आपने सही कहा। अगर हम एनालिसिस करें पिछले 10 साल का 2015 से 2024 तक, तो इस स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर अटैक्स में इजाफा हुआ है, तकरीबन 170% के करीब इजाफा हुआ है।
तो हमें जरूरत इस बात की है कि हम इस टेक्नोलॉजी को तरीके से इस्तेमाल करें, नंबर 1। नंबर 2 ये कि लेजिटिमेट कवर में लाएं। जो इंटरनेशनल बॉडीज हैं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स की एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लस सिविल सोसाइटी है और हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो इसमें काम करते हैं, वो अपना रोल प्ले करें और इनको चैनलाइज करें। अच्छा, इंस्टीट्यूशंस रोल प्ले करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लेजिस्लेशन। सॉरी टू से इन दिस डे एंड एज, आजकल जो जंगें चल रही हैं, कौन सी लेजिस्लेशन को कोई पूछ रहा है? मतलब कि कोई वर्ल्ड ट्रीटी साइन हुई है, इधर सब वायलेशन ऑन मैस स्केल हो रहा है, तो लेजिस्लेशन क्या कर लेगी इस ज़मन? और कहां से शुरू होगी? अमेरिका वुड हैव टू टेक द लीड नेचुरली, या कोई और मुल्क भी इसमें कुछ कर सकता है? इसमें यूएन अपना रोल प्ले कर सकता है। जैसे कि इससे पहले की अगर आप वॉर देखें तो इंटरनेशनल लॉ वहां एग्जिस्ट करता है, जिसमें आर्म फोर्सेस को पाबंद किया जाता है कि वो डिफरेंस करे सिविलियंस में और कॉम्बेटेंट्स में। तो सेम इसी मेजर पर डिजिटल वॉर पे हमारा कहना यह है कि इसको भी इसी पैरामीटर्स में लाया जाए, इसी पैरामीटर में लाया जाए। सॉरी टू से डॉक्टर साहब, लेकिन जब आपने यूएन का जिक्र किया तो हमने तो इतनी वायलेशंस वैसे ही देख ली हैं कि यूएन खुद भी वार्निंग्स दे दे के रह गया कि कोई हमारी भी सुन ले, लेकिन अब खातिर में यूनाइटेड नेशंस जैसी बॉडी को भी नहीं लाया जा रहा, एटलीस्ट इन द लेटेस्ट स्कर्मिशेस सुनी पूरी फुल ऑन वॉर्स इधर हो रही हैं। लेकिन आपका कहना है कि लेजिस्लेशन इज द ओनली वे एंड दैट कुड वर्क, इज दैट राइट? देखिए, अगर आप किसी भी लॉ को वॉर में अगर किसी भी लॉ को आप मानेंगे तो दिस इज कॉल्ड बारबेरियनिज्म। तो आई एम वेरी सॉरी टू से, मैं ये समझता हूँ कि ये डिजिटल वॉर हमें वापस स्टोन एजेस में धकेल सकती है, और उसके आसार बड़े वाज़ेह हैं डॉक्टर साहब, और वो नजर आ रहे हैं। एंड मेक दिस लेजिस्लेशन एज वेल। बिल्कुल, ये बारबेरियनिज्म ही है जो विजुअल्स अभी आप देख रहे हैं, 100%। और देयर इज नो अदर वे टू डिस्क्राइब इट। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हम समझने की भी कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वेज ऑफ वेजिंग वॉर्स, जो हम पिछले कुछ सालों से एक्चुअली देख रहे हैं, और अब तो फुल ऑन ऑल आउट वॉर्स हो रही हैं इसी तरीके से। अच्छा, ये आपको बताना है कि पाकिस्तानी सर्जन डॉक्टर राना हसन जावेद ने नागा पर्वत सर कर ली है। डॉक्टर हसन जावेद ने 8126 मीटर बुलंद चोटी को गुज़श्ता रोज़ सर किया था। डॉक्टर राना हसन ने 8000 मीटर से बुलंद ये दूसरी चोटी सर की है। सो डॉक्टर साहब तो हैं, लेकिन चोटियां भी सर कर रहे हैं। भी हैं। सो या, और Congratulations to you, डॉक्टर साहब, and your family. Once again हम आपको याद दिलाएंगे, ये आए दिन अगर ऐसी खबरें आती हैं, हर ये ना समझे कि ये आप भी कर लेंगे और हम भी कर लेंगे। इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। यू नीड टू ट्रेन योरसेल्फ, योर बॉडीज। मेंटल स्ट्रेंथ बहुत चाहिए आपको, फिजिकल तो ऑब्वियसली चाहिए। सो ओनली सम विद an amazing amount of passion can do it. Absolutely. और अभी जो हमने इससे पहले चेक कोपेमा के हलाकत की खबर दी थी, ये भी उसी टीम का हिस्सा थे। अच्छा, लेकिन जरा एक टीम में एक हलाकत होगी और एक ने चोटी सर कर भी ली। That is it, and we're going to see you on Monday, inshallah.